जैसा कि हम लोग आज जो है तृतीय अध्याय में हमने जो है कि प्रवेश कर चुका है। पहले हमने क्या क्या किया था? पहला अध्याय हमने पढ़ा सत्ता की साझेदारी। उसके बाद दूसरा अध्याय में क्या था? संवाद। दूसरा में जो है संवाद था। सत्ता की साझेदारी के बाद संवाद था, और संवाद के बाद हम लोग पढ़ रहे हैं जाति, धर्म और लैंगिक मसले। समझ में आया? लेकिन किताब में जो है चैप्टर अलग अलग दिया है, आगे पीछे दिया है। लेकिन हम लोग क्या पढ़े हैं? सबसे पहले क्या पढ़े हैं? सत्ता की साझेदारी। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े? संवाद। उसके बाद अब क्या पढ़ेंगे? जाति, धर्म और लैंगिक मसले, है ना? तो जितना पढ़े उतना समझ में आया था कि नहीं आया था? जितना जितना पढ़ाया था उतना समझ में आया? तो अब आगे इसको समझते हैं। तो पहले परिचय देखते हैं। परिचय निकालो, अपना अपना परिचय निकालो। सबसे पहले जो है कि आप लेसन का लिस्ट में जाइए, वहाँ लिखा रहेगा के नंबर में है सो, और वहीं से पता चल जाएगा कितना पेज नंबर में है, और वहाँ से पता चलेगा फिर जो है कि जाति, धर्म और लैंगिक मसले। हम लोग क्या पढ़े? तीसरा अध्याय है। और किताब में देखा जाए तो चौथा अध्याय में ये चीज़ किताब में कहाँ मिलेगा? चौथा अध्याय में, पेज नंबर 39 में, है कि नहीं? कितना समझ में आ गया? तो सत्ता की साझेदारी पढ़े तो समझ में आया था? संवाद पढ़े तो समझ में आया था? आया था ना? मतलब समझ में आ रहा है। तो समझ में आ रहा है, तो इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हुए आज हम लोग पढ़ रहे हैं जाति, धर्म और लैंगिक मसले। परिचय देखते हैं। सामाजिक विविधता लोकतंत्र के लिए कोई खतरा नहीं होती। देखिए, भारत में यदि देखा जाए तो विभिन्न प्रकार के लोग हैं। हाँ, अलग थोड़ा रहता है क्योंकि अपडेटेड है। सामाजिक विविधता लोकतंत्र के लिए कोई खतरा नहीं। जो सामाजिक विभिन्नता है वो लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं है, वो तो लोकतंत्र के विकास में काम बहुत ज़्यादा आता है। जैसे भारत में जो है कि अनेक प्रकार के धर्म, जाति के लोग रहते हैं। इससे जो है कि भारत की सुंदरता जो है और बढ़ती है। लोकतंत्र में सबको अधिकार दिया जाता है। हम लोग जो है कि बेल्जियम के बारे जब पढ़े थे तो उसमें जो है कि क्या सबको अधिकार मिला था ना? लेकिन श्रीलंका के बारे में पढ़े थे तो वहाँ भी लोकतंत्र, लेकिन क्या सबको अधिकार मिला था? समान रूप से अधिकार नहीं मिला था। सत्ता की साझेदारी का पहला चैप्टर में हम लोग जब पढ़े थे श्रीलंका और बेल्जियम के बारे में, तो ये चीज़ हम लोग जाने कि लोकतंत्र में एक ऐसा देश बेल्जियम है जो सबको अधिकार दिया, और जो दूसरा देश है श्रीलंका, उसने जो अधिकार से वंचित किया। जहाँ पर अधिकार से वंचित किया वहाँ पर जो समस्याएं उत्पन्न हुई, जहाँ पर अधिकार से वंचित नहीं किया वहाँ पर जो विकास हुआ, वहाँ पर लोग जो है कि प्रगति किए, है कि नहीं? तो मतलब क्या है कि जब हम लोग लोकतंत्र में सबको अधिकार देते हैं तो उसमें क्या होता है कि उस देश का क्या होता है? प्रगति होता है। प्रगति मतलब विकास होता है। जैसे भारत जो है 1947 में आज़ाद हुआ, और 1947 में जो स्थिति में भारत था उस स्थिति से आज बाहर आया है कि नहीं आया? मतलब उस समय गरीब था, उस समय जो भारत को पूरा लूट लिया गया था, उस समय भारत जो है गुलाम होते ही जो आज़ाद हुआ था तो लूटा हुआ भारत था। मतलब उतना पैसा नहीं था और गरीब राष्ट्र था। लेकिन धीरे 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 करते 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 आज भारत राष्ट्र जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है, और भारत जो है 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है। मतलब विश्व का जितने भी देश हैं उसमें सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था यदि किसी का है तो भारत का नहीं है। 5वां नंबर में विश्व का सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था जो है भारत के पास है। अब जो है कि मतलब उतना जो है कि अर्थव्यवस्था का मतलब जो है कि इतना जो विकास कर चुका है, उतना पैसा है, तो ये जो है कि अब जो है कि जिस प्रकार से पहले था गरीब, अब उतना गरीब नहीं है। सामाजिक विविधता लोकतंत्र के लिए कोई खतरा नहीं होती है। राजनीति में सामाजिक असमानताओं की अभिव्यक्ति
कोई असंभव बात नहीं है। कई बार तो यह अभिव्यक्ति लोकतंत्र के लिए लाभकार भी होती है। देखिए, अभिव्यक्ति की आज़ादी भारत में दिया गया है, हर कोई अपना अभिव्यक्त कर सकता है, अपनी बातों अपने विचारों को प्रकट कर सकता है। जैसे भाषा में हम लोग कहते हैं, भाषा में क्या होता है, भाषा उसे कहते हैं जिसमें अपने विचार भावनाओं को लिख कर या बोल कर प्रकट कर सकता है। उसी प्रकार जो अभिव्यक्ति क्या है, अभिव्यक्ति क्या है कि जो मानव जो है अपने विचारों की भावनाओं को अभिव्यक्त कर सकता है, मतलब बोल सकता है, उसे अभिव्यक्ति कहते हैं। तो भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जो बोलने का अधिकार जो है भारत के सारे नागरिकों को दिया है। लेकिन जो बोलने का अधिकार दिया है तो वो अधिकार कैसा है, वो अधिकार आपके पास है कि आप सही चीज़ का इस्तेमाल करें। ऐसा नहीं कि आपको बोलने का अधिकार दिया तो आप गाली देना शुरू कर दिए। तो ये अधिकार संविधान ने क्या किसी को दिया है क्या, नहीं दिया है। गाली देने का अधिकार दिया है संविधान ने, नहीं दिया है। आलोचना करने का अधिकार दिया है, लेकिन गाली देने का अधिकार नहीं दिया है। इस अध्याय में हम इस विचार को भारत में लोकतंत्र के कामकाज के संदर्भ में रखने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ सामाजिक विभाजन और भेदभाव, देखिए अब जहाँ पर 4 लोग होंगे वहाँ पर जो है कि कोई भेदभाव तो हल्का फुल्का होता ही है। तो जो भेदभाव है उसको और सामाजिक विभाजन है उसको यहाँ पर चर्चा जो है किया जाएगा। 3 सामाजिक असमानताओं पर गौर करेंगे। यहाँ पर 3 चीज़ के बारे में हम लोग गौर करेंगे। लिंग, लिंग मतलब क्या है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, ग्रामर में पढ़ते हैं लिंग कितने प्रकार के होते हैं। तो लिंग जो है कि मुख्यतः 2 प्रकार से आदमी जानता है, एक स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग, और एक नपुंसक लिंग भी हो जाता है कि नहीं। तो यहाँ पर हम लोग को जो है कि लिंग के बारे में जब बात किया जाएगा तो स्त्री पुरुष के बारे में यहाँ पर बात किया जाएगा, महिलाओं और जो है कि किसके बारे में, पुरुष के बारे में बात किया जाएगा। धर्म, धर्म के बारे में जब बात किया जाए तो यहाँ धर्म में क्या हो जाएगा, हिंदू, जैन, बौद्ध, ईसाई, फारसी, अयोधी, ये सब जो धर्म के बारे में यहाँ पर बात किया जाएगा। जाति, जाति के बारे में जब बात किया जाएगा तो जाति विभिन्न प्रकार की जो जातियाँ हैं, और एनसीईआरटी भी जो है कि क्या करता है कि जाति भी देखता है तो सिर्फ हिंदू धर्म के लोगों का जाति के बारे में बात करेगा, बाकी किसी जाति के बारे में जो है एनसीईआरटी का इस किताब में बात नहीं करेगा। क्योंकि एनसीईआरटी में जो लिखने वाला इंसान ही होता है, और इंसान को भी जाति जो दिख रहा है सिर्फ हिंदू धर्म में दिख रहा है। तो हिंदू धर्म का जातियों को दिखाएगा, लेकिन बाकी धर्म की जो जातियां हैं उसके बारे में यहाँ एनसीईआरटी कुछ नहीं बोलेगा, कोई उससे लेना देना नहीं है। हिंदू धर्म से ही खाली लेना देना है, और इसी जाति के बारे में उल्लेख जो है एनसीईआरटी करेगा। इसके अलावा एनसीईआरटी के पास शायद क्या दिक्कत है जो दूसरे धर्म के बारे में, जातियों के बारे में बात नहीं करती है, कि एनसीईआरटी ही जानती होगी। एनसीईआरटी मतलब कौन, जो किताब जो बना के दिया है, तो उसके बारे में बात किया जाएगा। उच्च जाति, नीच जाति, मध्य वर्गीय जाति, पिछड़ी वर्गीय जाति, मतलब जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी, इस सब के बारे में जो है कि बात करेगा। और ये भी बात जो करेगा सिर्फ किस धर्म में बात करेगा, सनातन धर्म के बारे में ही बात करेगा। तो एनसीईआरटी जो है कि खुल के यदि लिखता तो सारे धर्मों में भी जो जो धर्म में जाति होता है उसको भी उसको बताना चाहिए था, लेकिन जो है कि ऐसा नहीं करेगा। वो सिर्फ जो है कि हिंदू धर्म के जाति के बारे में बात करेगा। ये चैप्टर में भी हम लोग पढ़ेंगे, उसमें सिर्फ हिंदू धर्म में जो जातियां हैं उसके बारे में बात करेगा। उसके बाद किसी भी जाति के बारे से कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं। तो ये अभी आगे पता चल ही जाएगा। तो ये सही नहीं है, लेकिन जब किताब में है तो इसी तरह पढ़ना पड़ेगा। बात जब करना चाहे भारत में जब इतने सारे धर्म के लोग हैं, और जब उस धर्म के लोग हिंदू धर्म में जाती है, तो और यदि किसी धर्म में यदि जाती है तो उस जाति के बारे में भी बात करना चाहिए था, क्योंकि हमारा देश समानता का अधिकार को रखता है। लेकिन यहाँ पर जो है कि बात नहीं होगा, एक पूरा किताब पढ़ के ख़त्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ सनातन धर्म के ही जाति एनसीईआरटी को दिखाई दिया और बाकी किसी की जाति को दिखाई नहीं दिया है। एनसीईआरटी मतलब जो है कि जो किताब छाप रही है, हाँ यही एनसीईआरटी ही किताब को छापी है। आधारित सामाजिक विविधताएं असमानताएं कैसी है, इसमें जो है कि देखिए जाति पर आधारित सामाजिक विविधताएं असमानताएं कैसी है और किस तरह की राजनीति में अभिव्यक्ति होती है, हम इस पर बारी बारी से गौर करेंगे। फिर हम यह देखने की कोशिश करेंगे कि इन असमानताओं पर आधारित अलग अलग अभिव्यक्तियों को लोकतंत्र के लिए लाभकर या नुकसानदेह
मतलब हम लोग देखेंगे कि जो है कि इससे जो है कि संविधान भारत राष्ट्र को इसमें जो है कि लोकतंत्र को जो है कि लाभ हो रहा है या फिर जो है कि नुकसान हो रहा है, इस सारे चीज़ों को जो है कि समझेंगे हम लोग यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है कि हम लोग पहले जो है लैंगिक मसले और राजनीति, सबसे पहला ही जो शुरुआत होता है वो कहाँ से शुरुआत होता है, लैंगिक मसले और राजनीति, है ना। तो यहाँ से जो है कि देखते हैं क्या क्या चीज़ है। यहाँ पर एक फ़ोटो भी छापा है ना, एक महिला का फ़ोटो है। तो इसको स्त्री शक्ति का उद्देश्य करता बंगाल का एक पोस्टर, ये बंगाल का एक पोस्टर है। तो यहाँ पर अब देखते हैं इसको पढ़ के क्या क्या चीज़ है। सो आइए अपनी बात की शुरुआत हम लैंगिक असमानता से करें। मतलब स्त्री पुरुष वाला जो लैंगिक समानता है, जो असमानता है, उसके बारे में बात करना शुरू कर रहा है। सामाजिक असमानता का यह रूप हर जगह नजर आता है। आज के समय भी जो है कि ये समानताएं असमानताएं जो है कि हर जगह नजर आ जाता है, लेकिन राजनीति के अध्ययन में शायद ही इस बात की पहचान की जाती है। लैंगिक असमानता को स्वाभाविक क्या कहें कि प्राकृतिक तौर पर अपरिवर्तनीय मान लिया जाता है, लेकिन लैंगिक असमानता का आधार स्त्री और पुरुष की जैविक बनावट नहीं है, बल्कि इन दोनों के बारे में प्रचलित रूढ़ छवियों और तयशुदा सामाजिक भूमिका है। मतलब यदि यहाँ पर यदि बात किया जाए तो स्त्री पुरुष का जो बात नहीं है, यहाँ पर क्या है कि धारणाएं जो है बैठा के ले जाता है कि जैसे बहुत सारे लोगों ने जो है कि बहुत सारा टीवी चैनल में देखा जाए तो लड़कियों पर कमेंट करता है, और बहुत सारे टीचर को भी देखा जाए तो लड़कियों पर कमेंट करता है, लड़कियों को कम हक कर देखा जाता है, उसे जो है ये सारा चीज़ जो है कि ये सही नहीं है, ये जो है किसी प्रकार से सही नहीं है। यदि ईश्वर ने, भगवान ने, ऊपर वाले ने किसी को बनाया है तो सबको उतना दे के बनाया है जिससे वो जो है कि इतना बुद्धि दिया है, इतना जो है कि शरीर में सारा बनावट दिया है कि वो समाज में अपने आप को जो है एक महत्वपूर्ण पद तक लेके जा सकता है। बाकी उसके लिए वो काम करेगा तो जो है या लड़का रहे या लड़की रहे, तो क्या है अपनी श्रेष्ठता को प्राप्त कर सकता है। वो अपने जिस पद को चाहे उस पद को प्राप्त कर सकता है यदि वो चाहे तो, और मेहनत करे तो, और उसे अवसर यदि दिया जाए, चाहे लड़का हो या चाहे लड़की, यदि उसे अवसर दिया जाए तो जो है कि बहुत आगे बढ़ सकता है। इसी कारण से आज देखा जाए तो आर्मी में देखा जाए तो कितने लड़के लोग काम करते हैं, आर्मी में लड़की लोग भी काम करती हैं, डॉक्टर में जो लड़का लोग काम करता है, लड़की लोग काम करता है, मतलब सारे लोग जो है कि सब काम करना शुरू करता है। अब सब जो है कि धीरे धीरे जो है कि हर चीज़ में जो है, हर क्षेत्र में जो है लड़का लड़की को सबको जो है कि अधिकार मिल रहा है और आगे जो है कि बढ़ने का मौका मिल रहा है। लेकिन उसमें जो है कौन कितना मेहनत करता है उसके अनुसार ही आगे बढ़ सकता है। बोलेगा कि हम लड़की, हमको आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है, तो ये सही नहीं है। आपको जो पढ़ने नहीं दिया जा रहा है ये बात नहीं, आप जो यदि मेहनत करेंगे तभी आगे बढ़ सकते हैं। बहुत सारे लड़का भी बेरोजगार बैठा हुआ है, तो बेरोजगार बैठा हुआ है इसका मतलब ये नहीं कि बेरोजगार है, आप जो काम कर नहीं पा रहे हैं, यहाँ पर आपके पास वो क्षमता नहीं आ पा रही है या उतना तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण से आपको जो है कि पद नहीं मिल पा रहा है। नहीं तो बहुत सारे लोगों को नौकरी मिल रहा है, और यदि आपको नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप में तैयारी में कमी है, तैयारी में कमी है। नहीं तो पहले, उससे पहले आपको नौकरी लगता। वो दूसरा लड़का जो गया है वो जो है कि आपसे ज़्यादा तैयारी किया है, ज़्यादा मेहनत किया है, उसलिए उसको पहले लग जा रहा है। लड़के और लड़कियों के पालन पोषण के क्रम में यह मान्यता उनके मन में बैठा दी जाती है कि औरतों की मुख्य जिम्मेवारी गृहस्थी चलाना है। मतलब यदि रूढ़िवादी को देखा जाए, ऑर्थोडॉक्स देखा जाए, तो उन लोगों का सोच क्या है कि जो लड़की है उसका काम जो है कि घर में जो है कि जितने गृहस्थ काम जो है, घर का काम है, वो किसका है, लड़की का। ये शुरुआत से जो है कि परिवार में चलता है कि लड़की का काम जो है, घर में जितना काम है वो सब जो है लड़की का है। तो सब लड़की का काम है तो उसको क्या सिखाया जाएगा, झाड़ू मारने के लिए सिखाया जाएगा, बर्तन धोने के लिए सिखाया जाएगा, खाना बनाने के लिए सिखाया जाएगा, और बहुत सारा चीज़ों को जो है मतलब अलग अलग प्रकार से जो है कि उसको सिखाया जाएगा। और लड़का को मान लिया जाता है वो जो है कि बाहर में मेहनत मजदूरी करने वाला है, तो उसको जो है कि उसको कोशिश करेगा कि उसका कहीं दूसरा जगह नौकरी लग जाए, अच्छा से नौकरी लग जाए, अच्छा पैसा कमाए, इनकम करे, ये चीज़ देखा जाता है। गृहस्थी चलाने और बच्चों का, और क्या है कि लड़कियों को देखा जाता है कि वो जो है कि बच्चा छोटा छोटा बच्चा है तो उसे पालने खिलाने का काम जो है किसका है, ये लड़कियों का है। ऐसा जो है कि विचारधाराएं जो है कि मन में आ जाती है, किसके आ जाती है, समाज की। और जब इस प्रकार की जब धारणाएं आ जाती है तो लड़की का जो है कितना जिम्मेवारी को लेकर जब आगे बढ़ती है तो उसका जो विकास थोड़ा सा जो है कि होता है, गति जो है मंद हो जाता है। मतलब उसका विकास की जो है गति है, एजुकेशन जो है और पद जो है उसको प्राप्त करने में उसको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है।
यह चीज़ अधिकतर परिवारों के श्रम के लैंगिक विभाजन में झलकती है। मतलब यदि काम के चीज़ में देखा जाए तो इतना चीज़ जो है कि दिखाई देता है कि लड़की में जो ये सारा काम है लड़की लोगों को करना चाहिए, इस प्रकार का जो है कि सारी भावनाएं जो है कि परिवार में चलता रहता है। औरतें घर के अंदर का सारा काम काज जैसे खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना, बच्चों की देख रेख करना आदि करती है। मतलब कि यदि औरत है तो खाना भी बना रही है, सफाई भी कर रही है, कपड़े भी धो रही है, बच्चों की देखभाल भी कर रही है, और ये सारे काम जो है कि महिलाओं को माना जाता है। कौन मानता है? समाज मान लेता है। और समाज जब मान लेता है इस प्रकार के सारा घर का काम जो लड़की का ही है, तो समाज जो है कि धीरे धीरे आगे बढ़ने की जगह किधर बढ़ जाता है? पीछे बढ़ जाता है। मतलब प्रगति होने की जगह क्या हो जाता है? दुर्गति हो जाता है। इसलिए जो है कि सबको जो आगे बढ़ने का अधिकार है। अब जैसे मान लो कि एक ट्रैक्टर गाड़ी है या एक साइकिल है, साइकिल में जो है एक जो है कि चक्का ट्रैक्टर का लगा दिया जाए और एक चक्का साइकिल का रखा दिया जाए, तो क्या वो साइकिल सही से चलेगा? या फिर जो एक जो है कि बेलोरो गाड़ी है, उसमें एक बेलोरो गाड़ी का चक्का लगा दिया जाए, एक साइकिल का लगा दिया जाए, तो क्या बेलोरो सही से चलेगा? नहीं चलेगा। मतलब क्या है कि लड़की को जो है कि एजुकेशन नहीं दिया जाए और लड़का को एजुकेशन दिया जाए तो क्या, और जब उन लोग का बीच में जो शादी वादी होता है, विवाह होता है, उस समय जब होगा तो ये लड़की जो अनपढ़ रह गई और लड़का जो पढ़ा लिखा रह गया, तो फिर क्या एक दूसरे को समझ पाएगा? क्या एक दो मतलब संसार चल पाएगा? लड़की अनपढ़ रह जाएगा, लड़का जो है पढ़ा लिखा रह जाएगा, तो क्या देश दुनिया चलेगा? विकास हो पाएगा? राष्ट्र का विकास हो पाएगा? समाज का विकास हो पाएगा? किसी का विकास हो पाएगा? मतलब क्या है कि जैसे साइकिल का जो साइकिल है, तो साइकिल में साइकिल का ही टायर रहना चाहिए। मतलब लड़का भी पढ़ा रहना चाहिए और लड़की भी पढ़ा रहना चाहिए, तो समाज क्या होगा? प्रगति करेगा, आगे बढ़ेगा, श्रेष्ठ बनेगा। लेकिन यहाँ पर जो है समाज में अब जो धीरे धीरे ये जो रूढ़िवादी है, मतलब जो पुराना सोच है, अब क्या है धीरे धीरे बदलना शुरू हो रहा है। मतलब घर का काम जो देखा जाए तो कौन करने वाला था? सब का सब जो है औरत, महिला जो है, जो महिला हैं उनको जो है ये काम दिया जाता है। बच्चों की देख रेख करना आदि करती है, जबकि मर्द को घर के बाहर का काम करते हैं। ऐसा नहीं कि मर्द के सारे काम नहीं कर सकते हैं। मतलब यदि यदि देखा जाए, यदि मर्द बाहर के काम करते हैं, मतलब पुरुष जो है कि बाहर के काम करते हैं, और उसको यदि कहा जाए कि खाली मर्द जो बने हैं वो बाहर का ही काम करें, मतलब समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि जो मर्द है वो बाहर का काम करे, महिला जो है घर का काम करे, ये विभाजन जो है सही नहीं। मतलब दोनों जो है कि महिला भी बाहर का काम कर सकती है, मर्द भी जो है कि घर का काम कर सकता है। जैसे हम लोग होटल जाते हैं, होटल जाते हैं, होटल जाते हैं, तो होटल में जब जाते हैं तो होटल में हम लोग क्या देखते हैं? होटल में जो खाना बनता है उसमें क्या महिला बना रही है या पुरुष बना रहा है? तो वहाँ पर पुरुष बना रहा है। और जो है घर में जब हम लोग देखते हैं वही पुरुष जो है घर में खाना बनाता है का? नहीं बनाता है। मतलब उसके बाद हम लोग जो है कि होटल में खाना खाते हैं, हम लोग घर में खाना खाते हैं। कभी कभी हम लोग, एक लड़का ऐसा जान लीजिए कि एक लड़का जो है होटल में खाली खाना खाता है और एक लड़का जो है क्या करता है? घर में खाना खाता है ना? दो लड़के हैं, एक लड़का जो होटल में खाना खा रहा है और एक लड़का जो है क्या खा रहा है? घर में खाना खा रहा है। तो 10 दिन 20 दिन 1 महीना खाया, तो जो होटल में खाना खा रहा है वो क्या हो जाएगा? बीमार हो जाएगा। और जो घर में खाना खा रहा है वो क्या हो जाएगा? स्वस्थ हो जाएगा। मतलब उसको जो है किसी प्रकार का उस तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। जब डॉक्टर के पास इलाज कराने के लिए जाएगा तो उसको बोलेगा घर का खाना खाया करूँ। मतलब मर्द जो है भोजन बना भी रहा है तो पता नहीं कैसा बना जा रहा है, किस तरह का बना रहा है, तो उसमें जो है वो बीमार कर दे रहा है। और एक महिला जो खाना बनाती है वो जो क्या कर रही है? ऐसा खाना स्वादिष्ट बना रही है, और दूसरा बात क्या है कि वो जो है वो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। तो पहला तो ये चीज़ है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो महिलाओं से जो है पुरुषों को सीखना चाहिए कि किस प्रकार से खाना बनाना चाहिए जिससे जो है स्वास्थ्य जो है लाभकारी हो, मतलब किसी प्रकार से शरीर में कोई प्रॉब्लम ना हो। और दूसरा बात ये भी सोचना चाहिए पुरुष को कि आखिर ऐसा खाना क्या बनाती है जिससे उसका खाना खाने से स्वस्थ हो जाते हैं, और जो है कि हम खाना बना रहे हैं उससे जो अस्वस्थ हो जाता है, होटल खाना खाने से अस्वस्थ हो जाता है। तो यहाँ पर जो है कोई चावल भी खाएगा तो भी जो है कि बीमार हो जाता है। तो यहाँ पर ये सोचना चाहिए। और इसके बाद ये सोचना चाहिए, जो बोलता है कि जो है कि महिलाओं का जो है कि दिमाग नहीं होता है, तो दिमाग नहीं होता है तो तुम्हारा खाना खाने से अस्वस्थ कैसे हो जा रहा है? एक महिला का खाना खाने से, बनाया हुआ खाना खाने से बच्चा या बूढ़ा या कोई भी रहे तो स्वस्थ कैसे रह जाता है? और डॉक्टर भी जो है कि हर बार क्या बोला जाता है कि घर का खाना खाओ। क्या रीजन है?
मतलब कि जो है कि सब में जो भगवान ने जो क्वालिटी दिया है सब में दिया है, वो क्वालिटी को हम लोग एक दूसरे से सीखना चाहिए, ना कि एक दूसरे को जो है कि बेइज्जती करना चाहिए, ना एक दूसरे को जो है कि हम लोग को जो है क्या करना चाहिए, अपमान करना चाहिए। जो जिसके पास जो श्रेष्ठता है, जिसके पास जितनी श्रेष्ठता है, उस श्रेष्ठता का क्या करना चाहिए, हम लोग को यूज करना चाहिए और हम लोग को सही जगह में इसको, और इससे क्या होगा कि प्रगति होगा समाज का, इससे हम लोग का समाज आगे बढ़ सकता है। और जो है कि हर काम को जो है मर्द हो या औरत हो, सबको जो है कि मिलजुल कर काम करना चाहिए, घर का भी काम और बाहर का भी काम। जबकि मर्द घर के बाहर का काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि मर्द के सारे काम नहीं कर सकते। यदि मर्द यदि चाहें तो चावल बना सकता है, झाड़ू लगा सकता है, गोबर उठा सकता है, कर सकता है कि नहीं। और यदि महिला चाहे तो वो भी जो है बाहर में जो है कि ड्यूटी कर सकती है, स्कूल में टीचर बन सकती है, डॉक्टर बन सकती है, इंजीनियर बन सकती है, आर्मी बन सकती है, एरोप्लेन उड़ा सकती है, ट्रेन उड़ा सकती है, मतलब ट्रेन उड़ाना नहीं, ट्रेन चला सकती है ना। तो ये सारा काम कर सकती है। तो मतलब जो चीज़ है ये चीज़ भी कर सकती है। और पुरुष यदि देखा जाए तो पुरुष जो है कि सिलाई मशीन चला सकता है, कपड़ा काट सकता है, खाना बना सकता है, ये सब भी कर सकता है। लेकिन पोछा भी लगा सकता है, घर धो सकता है, सब कुछ कर सकता है। लेकिन करने के समय क्या होता है कि नहीं, ये तो औरतों वाला काम है, ये तो महिलाओं वाला काम है, और ये तो पुरुषों वाला काम है। तो ये चीज़ जो है कि ये भेदभाव जो है, रूढ़िवादिता जो है, प्राचीन सोच जो है, इसको जो क्या होना चाहिए, अब समाप्त होना चाहिए। ऐसे काम दरअसल वे सोचते हैं कि ऐसे कामों को करना औरतों के जिम्मे, मतलब घर का जो काम करने का जो है वो किसके जिम्मे में है, औरतों के। पर जब सिलाई कटाई से लेकर इन्हीं सारे कामों के लिए पैसे मिलते हैं तो मर्द खुशी खुशी यही काम घर के बाहर करते हैं। मतलब जब सिलाई कटाई के लिए जब जो है कि पैसा मिलता है, जैसे अब होटल में जो मर्द लोग काम करते हैं, या मर्द लिख दिया है, मर्द को दर्द नहीं होता वाला, तो मर्द जो लिखा हुआ है यहाँ पर जो पुरुष लिखा जा सकता था सही, लेकिन मर्द लिखा है तो मर्दे मर्दे बोलेंगे, है ना। तो मर्द जो है कि जब मर्द को पैसा मिलता है तो मर्द क्या करता है, मर्द जो है कि सिलाई कढ़ाई बुनाई सब कर देगा। यदि मर्द को पैसा मिलता है तो होटल में काम करता है, वहाँ से काम करके पैसा जो अर्जित करता है। होटल में जो काम करने वाले जो पुरुष होते हैं उसको क्या मिलता है, रुपया मिलता है, पैसा मिलता है, तो वहाँ पर खुशी खुशी से काम करता है। घर में यदि उसको यदि खाना बनाने के लिए बोले तो खुशी खुशी खाना नहीं बनाता है। वही जो उसको जो है कि सिलाई कढ़ाई बुनाई यदि घर में करने के लिए बोला जाए तो नहीं करता है, लेकिन उसके लिए उसको पैसा मिलता है तो फिर बाहर में वो काम करता है। समझ में आ गया। मर्द खुशी खुशी यही काम घर के बाहर करता है। अधिकांश दर्जी या होटल में रसोई पुरुष होते हैं। होटल में जो काम करने वाले और जो है कि दर्जी के में जो है दर्जी का काम करने वाला जो व्यक्ति होता है वो कौन होता है, पुरुष होता है। और बहुत कम महिलाएं होती हैं। और जो है कि अभी हमने बताया कि होटल का खाना खाने से आदमी जो है हो जाता है बीमार, और घर का खाना खाने से जो है कि महिला महिला का घर, मतलब घर में कौन खाना बनाता है, महिला, हाँ ना। होटल का खाना खाओ तो हो जाएगा बीमार, और घर का खाना खाओ तो हो जाता है स्वस्थ। तो इसमें क्या क्वालिटी है, कौन सा जादू है, ये जादू को सोचने वाली बात है कि महिलाएं के द्वारा जो खाना बनाती है घर में उससे जो बीमार नहीं होता है, और पुरुषों के द्वारा जो है कि खाना बनाया जा रहा है तो जो है बीमार कर देता है। इसी प्रकार औरतें घर के बाहर का काम ना करती हो ऐसा भी नहीं है। गाँव में स्त्रियां पानी और जलवान जुटाने के लिए, मतलब कि जो पानी लाने के लिए स्त्री क्या है, पहले जो है गांव में घर में जो है कि बोरिंग नहीं होता था, कुआं नहीं होता था, तो पहले जो है लोग नदी से पानी लाते थे। तो नदी से पानी लाने का काम किसका है, महिला को लेकर आते थे, है ना। उसके बाद जलावन, जलावन मतलब क्या है, लकड़ी लाने के लिए जाते थे। अब जो कोयला हो गया, कोयला के बाद जो है गैस आ गया, गैस का ख़त्म होने के बाद इंडक्शन आ गया, अब हीटर आ गया, तो उसमें जो है खाना बन जाता है। तो कोई अब जलावन लाने के लिए जो बाहर नहीं जाता है। लेकिन उसके बाद भी जो है कि ये काम जो है महिलाएं कभी क्या करती थी, अब जो धीरे धीरे ये काम जो है कि धीरे धीरे समाप्त होते जा रहा है। जलावन जुटाने से लेकर खेत में खटने तक, मैंने खेत में यदि काम करना है तो उसमें जो महिला भी करती है और पुरुष भी करती है ना। अधिकतम जो है खेत में देखा जाए तो पुरुष और महिला दोनों काम करती है, लेकिन जो है कि तो पर भी महिलाएं उसमें काम करती हैं। यहाँ पर जो किताब में लिखा है तो कि खेत में काम करने के लिए महिला जाती है, लेकिन यहाँ पर जो है कि हम लोग साक्षात हम लोग देखते हैं कि पुरुष भी जाता है। अभी अभी हम धान जो उठा के आए हैं पूरी तरह से, लेकिन धान काटने के लिए जो है कि स्त्रियां जाती हैं, महिलाएं जाती हैं, लेकिन बहुत ऐसा जगह है जहाँ पर पुरुष भी जो धान काटने के लिए जाते हैं, है ना।
शहरों में भी हम देखते हैं कि कोई गरीब स्त्री किसी मध्यवर्गीय परिवार में नौकरानी का काम करते हैं। मतलब यदि बहुत गरीब लड़की है, महिला है, तो क्या करती है, दूसरे घर में बर्तन धोने का काम करती है, खाना बनाने का काम करती है, कपड़ा धोने का काम करती है। मतलब अपने से जो अमीर घर में जो जिसको जरूरत पड़ता है नौकरानी का, तो नौकरानी में नौकरानी क्या बोलते हैं, नौकरानी घर धो देगी, नौकरानी जो है कि झाड़ू मार देगी, खाना धो देगी, बर्तन धो देगी, उसके बाद क्या धो देगी, कपड़ा धो देगी, और यदि समय मिला तो जो है मालिक को धो देगी। हाँ, है ना, मालिक को धो के जो सारा जब पैसा वैसा लेके निकल के चल जाएगी। है ना, चोरी, बहुत सारे लोग चोरी भी कर लेता है, तो चोरी चपाटी हो जाता है ना। ऐसा भी बहुत सारे लोग हैं, जो महिला हो या पुरुष हो, कभी कभी जो है क्या करते हैं कि लोग जो है अपने मालिक को ही लूट लेते हैं। कभी कभी ऐसा खाना खिलाया जाता है जैसे कि ऐसा खाना खाने से बीमार हो जाता है, किडनी का जो है बीमारी हो जाता है। ऐसा भी जो है कि बहुत सारा चीज़ जो है वीडियो और बहुत सारे न्यूज़ में दिखाया जाता है कि जो खाना बनाने आता है वो ऐसे ऐसे पदार्थ को मिला के खाना बनाते हैं जिससे जो है किडनी का बीमारी तक हो जाता है। तो इसलिए भोजन जो है कि स्वयं बनाना चाहिए, है ना। स्वयं बनाने से पता रहता है कि हम भोजन में क्या क्या डाल रहे हैं, और दूसरे बनाने से पता नहीं क्या क्या डाल के बना देता है। जैसे होटल में जो है कि देखा जाए रसगुल्ला बना रहता है, रसगुल्ला में कितना सारा मच्छी मरा रहता है, मक्खी मरा रहता है, कोई देखता नहीं, मच्छर मरा रहता है, कोई देखता नहीं। वही यदि घर में यदि खाना बन रहा है तो उसमें यदि एक मक्खी मरा रहता है तो हम लोग खाते नहीं, और वही रसगुल्ला होटल से कोई लेकर आता है तो दम मारते हैं, और उसमें जो कितना मक्खी मरा हुआ है पता नहीं। तो ये चीज़ भी देखना चाहिए। तो रसगुल्ला खाने का मन है तो घर में बनाओ, ज़्यादा भी खाएगा मजा आएगा, है ना। होटल से आएगा तो खरीद के लाएगा तो कम आएगा, तो फिर खाने में भी जो है कि क्या है, कम मिलेगा। तो घर में बना चाहिए। सिंघाड़ा जो हम लोग खाते हैं, बाहर खाओ तो कितना 6-7 रुपया ले लेगा, होटल में जाओ तो और ले लेगा, 5 स्टार होटल में जाओ तो और ज़्यादा ले लेगा, है ना। तो जो है कि घरे में बनाएंगे तो क्या होगा कि एकदम दनादन खाओ, जितना खाना खाओ और स्वच्छ खाओ, बढ़िया खाओ, और उसे पता रहेगा कि उसमें मक्खी मरा है कि नहीं मरा है, चिट्टी मरा है कि नहीं मरा है, कोई मरा है कि नहीं मरा है, हाँ ना। तो मतलब क्या जो है कि मध्य वर्गीय जो महिलाएं जो मतलब क्या है, किसी के घर में क्या जाती हैं, वो जाकर जो है काम करती, कौन सा काम करती, घर धोने का काम करती है, बर्तन धोने का काम करती, खाना बनाने का काम करती है, सारा काम जो है करती है। सच्चाई यह है कि अधिकतर महिलाएं अपने घरेलू काम के अतिरिक्त अपनी आमदनी के लिए कुछ ना कुछ काम करती हैं, लेकिन उनके काम को ज़्यादा मूल्यवान नहीं मानता। बहुत सारी महिलाएं ऐसे हैं जो क्या करती है कि काम करती है, लेकिन उसका काम को जो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं माना जाता। बहुत सारे लोग पढ़ाने के लिए जाता है तो भी जो है कितना महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है। बहुत सारे लोग जो है दूसरे घर में जो बर्तन वर्तन धो धा के जो भी कमाती उसको भी जो है कि अति महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है। लेकिन आज के समय बहुत सा महिलाएं जो है कि बहुत बड़ा बड़ा काम, बहुत बहुत चीज़ जो है कि अब करने लगी है, अफसर बनने लगी हैं, है ना, और बहुत बड़ा बड़ा जो है कि पद में जाने लगी है। तो उसका काम अब महत्वपूर्ण होने लगा, लेकिन पहले जो है महत्वपूर्ण नहीं माना जाता था। माना जाता है कि उन्हें दिन रात काम करके भी उसका श्रेय नहीं मिलता है। मतलब बहुत काम करने के बाद भी उसको जो इस काम के मामले में इज्जत नहीं मिलता। शर्म के इस तरह के विभाजन का नतीजा यह हुआ कि औरत तो घर की चार दीवारी में सिमट से रह गई। मतलब इस प्रकार से जो है औरत जो है कि चार दीवारी मतलब क्या है, घर जो है, घर एक दीवारी, दो दीवारी, तीन दीवारी, चार दीवारी, तो चार दीवारी में सिमट करेगा, मतलब उसे घर के अंदर में रह गई, है ना। तो यही बाहर नहीं जाएगी, हाँ। तो वो किताब लिखा है, मुहावरा की तरह है, मुहावरा की तरह है ना, कि चार दीवारी में सिमट करेंगे, मतलब घर के अंदर अपना जो है कि घर के अंदर में रह गई, मतलब बाहर से उसका दुनिया से कोई नाता जुड़ा नहीं। औरत तो घर के चार दीवारी में सिमट के रह गई और बाहर का सार्वजनिक जीवन पुरुषों के कब्जे में आ गया। मतलब पुरुष जो है कि सारे जगह घूम गए और औरत जो है कि सिर्फ चार दीवारी में घूम गई, एक दीवारी, दो दीवारी, तीन दीवारी, चार दीवारी, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, मतलब चारों तरफ घूमते रहे। मतलब घर के चार दीवारी से जो है बाहर निकले ही नहीं। मनुष्य जाति की आबादी में औरतों औरतों का हिस्सा आधा है। यदि हम लोग क्या है कि हम लोग शंकर भगवान का यदि देखते हैं तो उसमें यहाँ पर लिखा गया है औरतों का हिस्सा आधा है। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है शंकर भगवान। शंकर भगवान को हम लोग देखते हैं तो अर्धनारीश्वर जो है कि पूजा किया जाता है। उसमें क्या होता है, आधा जो है महिला है और आधा जो है पुरुष है। मतलब कि जो है कि मतलब कि इससे ये पता चलता है कि प्रकृति में जो भी संपत्ति जो भी है उस सब में जो है कि महिलाओं का भी अधिकार है और पुरुष का भी अधिकार है। इससे ये संकेत मिलता है। और हम लोग के सनातन धर्म में कहा जाता है कि जो पुरुष का जो शरीर, जो आधा शरीर है उसमें जो महिलाओं का अधिकार है, महिला का जो आधा शरीर है उसमें जो पुरुष का अधिकार है। इसका एग्जाम्पल जो है कि भगवान शंकर भगवान जो है कि उदाहरण में
मतलब क्या है कि ये दुनिया में जो चीज़ है उसमें जो सबका अधिकार है, महिला हो या पुरुष हो उसका अधिकार है। लेकिन यहाँ पर एनसीईआरटी किताब जो ये बोलना भूल गया कि यहाँ पर जो है कि स्त्री और पुरुष के साथ साथ हम लोग का जो है और एक लिंग होता है, उसके बारे तो कुछ लिखा ही नहीं, कुछ बोला ही नहीं। उसके साथ जो भेदभाव हो रहा है उसके बारे में चर्चा किया ही नहीं, कहीं कुछ बोला नहीं। मतलब स्त्री के साथ शोषण हो रहा है ये चलो ठीक है बता दिया, लेकिन जो है जो ना स्त्री है ना पुरुष है उसके साथ क्या हो रहा है उस बातों को जो यहाँ पर जिक्र किया ही नहीं। तो ये भी जो है कि करना चाहिए, जिससे पता चलता कि उसका भी क्या क्या समस्याएं हैं, इस दुनिया में जो है किन किन लोगों को किन किन बातों की समस्या है, कैसे कैसे जीवन को जीना पड़ रहा है, इन सारी चीज़ों को बताना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। पर सार्वजनिक जीवन में खासकर राजनीति में उसकी भूमिका नगण्य है। यह बात अधिकतर समाजों पर लागू होती है। पहले सिर्फ पुरुषों का ही सार्वजनिक मामलों में भागीदारी करने, वोट देने या सार्वजनिक पदों के लिए चुनाव लड़ने की अनुमति थी। हम लोग का यदि भारत देखा जाए तो ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं है। हम लोग के भारत देश में जो है कि चुनाव जब 1947 के बाद 1952 में पहली बार चुनाव जब लड़ा गया था तो उसमें जो है महिलाओं को भी जो है कि लड़ने का अधिकार था और पुरुष को भी लड़ने का अधिकार था। लेकिन जो है बहुत सारे देशों में जो है कि महिलाओं को जो चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं था। आज भी यदि देखा जाए तो भारत का जो है कि प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी जो एक प्रधानमंत्री रह चुकी है। राष्ट्रपति के रूप में श्री प्रतिभा पाटिल सिंह जी जो है कि राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल जी जो है कि राष्ट्रपति रह चुकी है। लेकिन यदि अमेरिका के बारे में बात किया जाए तो आज तक जो है कि आज़ादी जो मिला है जब से अमेरिका का 200 साल लगभग हो गया आज़ादी का, उसका 1777 या 70 में जो है कि उसकी आज़ादी मिली और आज जो 2024 हो गया और 2024 में भी एक महिला जो है कि वहाँ की राष्ट्रपति नहीं बन चुकी है, अभी तक नहीं बनी है। एक बार भी वहाँ पर कोई जो महिला राष्ट्रपति बनी ही नहीं। मतलब सोचने वाली बात है, बहुत गहराई। लेकिन अभी जो है कि हम लोग जो है कि भारत का देखा जाए तो भारत का राष्ट्रपति कौन है, महिला है ना। तो ये जो है कि सोचने वाली चीज़। चलिए भारत में जो है कि चुनाव जब से हो रहा है तब से महिलाओं को भी अधिकार था, भले कम था लेकिन अधिकार था, लड़ने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार जो है पूरी तरह से था कि आप लड़िए। लेकिन बहुत सारे लोग घर में जो थे, जो पुरुष थे या फिर उसके घर वाले थे, उन लोगों ने जो है कि महिलाओं को जो चुनाव लड़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए मौका नहीं दिया, ये अलग बात है। लेकिन चुनाव जो है कि लड़ने का अधिकार महिलाओं को भी था। सार्वजनिक जीवन में खासकर राजनीति में उसकी भूमिका नगण्य है। यह बात अधिकतर समाजों पर लागू होती है। पहले सिर्फ पुरुषों को ही सार्वजनिक मामलों में भागीदारी करने, वोट देने या सार्वजनिक पदों के लिए चुनाव लड़ने की अनुमति थी। धीरे धीरे राजनीति में लैंगिक मुद्दे उभरे। दुनिया में अलग अलग हिस्सों में, मतलब दुनिया के जो अलग अलग हिस्से हैं, हिस्से में औरतों ने अपने संगठन बनाए। औरत ने जो क्या बनाया, मतलब कि जो महिलाएं हैं उसने अपना संगठन बनाया और संगठन बनाकर जो है कि उसने जो है कि माने हिस्सा मांगा कि बराबरी का हिस्सा, जितना पुरुष का अधिकार हो उतना जो है कि महिला का अधिकार हो। लेकिन यहाँ पर फिर एक जो है कि एनसीईआरटी भूल जाती है कि जो एक ऐसा भी लिंग होता है, ना स्त्री है ना पुरुष है ना, जिसको हम लोग जो है कि क्या बोलते हैं, जो थर्ड जेंडर है, उसको जो है कि कहीं बात करता ही नहीं है। तो उसको भी बात करना चाहिए और उसका जो क्या समस्या है उसके बारे में भी यहाँ पर जो एनसीईआरटी को बात जरूर करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अधिकार हासिल करने के लिए आंदोलन किए। विभिन्न देशों ने महिलाओं को वोट का अधिकार प्रदान करने का आंदोलन हुए। मतलब जो जो देश में जो वोट देने का अधिकार तक नहीं था, उन देशों में जो महिलाओं ने जो है क्या किया, आंदोलन किया और आंदोलन करने के बाद उसे जो है कि वोट देने के अधिकार प्राप्त हुआ। नहीं तो यदि अधिक आंदोलन नहीं करते तो शायद उन्हें वोट देने का अधिकार भी नहीं मिलता। इन आंदोलनों में महिलाओं की राजनीति और वैदिक दर्जे ऊंचा उठाने और उनके लिए शिक्षा तथा रोजगार के अवसर बढ़ाने की मांग की। मतलब कि जो है महिलाओं ने आंदोलन किया, उसमें कहा कि हम लोग के जो शिक्षा जो है वो जो है उसको मिलना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए। इन सारे बातों को जो है कि कहा गया। मूलगामी बदलाव की मांग करने वाले महिला आंदोलन ने औरतों के व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में भी बराबरी की मांग उठाई और परिवार में भी जो है कि बराबरी का, इक्वल का जो है कि मांग उठाई। इन आंदोलनों को, जो ये सारी आंदोलन हुए, जो महिलाओं ने आंदोलन किया, उसे जो कहा गया नारीवादी आंदोलन। मतलब नारियों के लिए जो आंदोलन हुआ उसे हम लोग क्या कहते हैं, नारीवादी आंदोलन। नारियों के अधिकार के लिए जो आंदोलन हुआ, नारियों के लिए जो आंदोलन हुआ उसे हम लोग क्या किए, नारीवादी आंदोलन के रूप से उसे कहा जाने लगा, उसे नारीवादी आंदोलन कहा जाता है।
लैंगिक विभाजन की राजनीति अभिव्यक्ति और इस सवाल पर राजनीतिक गोलबंदी में सार्वजनिक जीवन में औरतों की भूमिका को बांटने में मदद की। आज हम वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रबंधक, कॉलेज और विश्वविद्यालय के शिक्षक जैसे पैसों में बहुत सी औरतों को पाते हैं। मतलब आज के समय में यदि देखा जाए, वर्तमान समय में, तो महिलाएं जो हर क्षेत्र में दिखाई देते हैं, है ना। चाहे वो जो है कि डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, या फिर टीचर हो, या फिर जो है कि प्रबंधक हो, कॉलेज का प्रिंसिपल हो, विश्वविद्यालय का शिक्षक हो, तो वहाँ पर जो महिलाएं जो है कि दिखाई देती है। जबकि पहले इन कामों में महिलाओं का लायक नहीं माना जाता था, लेकिन इस पहले में जो है कि यदि देखा जाए तो उसमें जो है कि कोई लायक नहीं माना जाता था। लेकिन भारत में ऐसा नहीं था। भारत में जो है कि सबके लिए शिक्षा था। 1947 में जब आज़ाद हुआ, पहला चुनाव हुआ, तो सब महिलाओं को जो है कि वोट देने का अधिकार था, सबको जो है कि चुनाव लड़ने का अधिकार था, सब महिलाओं को शिक्षा लेने का अधिकार था। भले उसके घर वाले उसको जो है कि चुनाव नहीं लड़ने देते थे, भले उसके घर वाले जो है शिक्षा नहीं लेने देते थे, वो अलग बात है, लेकिन सबको जो अधिकार मिला हुआ था। दुनिया के कुछ हिस्सों में जैसे स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड जैसे स्कैंडिनेवियन देशों में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी स्तर काफ़ी ऊंचा है। यदि फिनलैंड के, नॉर्वे के बारे में बात किया जाए, स्वीडन के बारे में बात किया जाए, तो वहाँ पर महिलाओं को जो अधिकार में थोड़ा सा ऊंचा है, मतलब वहाँ पर अधिकार सही रूप से दिया जा रहा है। हमारे देश में आज़ादी के बाद से महिलाओं की स्थिति में कुछ सुधार हुआ। जब हमारा देश आज़ाद हुआ, हम लोग जो है गुलाम थे, बहुतों लोग गुलाम हुए, और 1947 में हम लोग आज़ाद हुए। जब 1947 में आज़ाद हुए, तो उस समय से ही हम लोग को, महिला लोग को जो है चुनाव लड़ने का अधिकार, वोट देने का अधिकार, शिक्षा लेने का अधिकार, ये सारे अधिकार थे। और जो अधिकार नहीं थे वो धीरे धीरे जो अधिकार देते गया। और पर ये अभी भी पुरुषों के काफ़ी पीछे थे। लेकिन आज़ादी के बाद अब मान लो तुरंत अधिकार मिला है, उससे पहले गुलाम थे पुरुष। पहले ही जो है कि जो पुरुष लोग खुद ही जो है कि गुलाम थे, महिला लोग भी गुलाम था। भगत सिंह जैसे लोगों को जो फांसी में चढ़ा दिया गया, उन लोगों को खुद का अधिकार तो मिला नहीं था, है ना। मतलब कि सब जो है कि देश को चलने में जो समय लगता है और फिर जो है ग्रोथ करने में समय लगता है, आज के समय जो है कि पुरुष स्त्री सब जो है मिलकर जो है आगे बढ़ रहा है। हमारा समाज में भी अभी पितृ प्रधान है। मतलब यहाँ पर पितृ प्रधान मतलब जो पुरुषों के अधीन। मतलब आज जो महिलाओं को यदि बाहर जाना होता है तो पुरुषों से पूछना पड़ता है, तो ये चीज़ जो है इसको पितृ प्रधान कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है कि यदि कोई पुरुष जाता है तो वो भी पूछ के जाता है, ऐसा बात नहीं, बता के जाता है कि कहाँ जा रहे हैं, है ना। कई बार बता के जाता है, कई बार कि हम यहाँ जा रहे हैं, यहाँ घूमने जा रहे हैं, यहाँ खाने जा रहे हैं, उसके घर जा रहे हैं, उसके घर जा रहे हैं। हाँ, नहीं फ़ोन नहीं बताया जाता है तो फिर जो है लो फ़ोन में फ़ोन, है ना। पहले फ़ोन नहीं था तो फ़ोन में जो है पता नहीं चलता था। अब जो है जियो का रिचार्ज है, एयरटेल का रिचार्ज है ना। जियो जो है कि ज़्यादा फ्री दे दिया है, रिचार्ज करके एकदम फर्स्ट के फ़ोन लगाओ कहाँ है तो पता चल जाता है। लेकिन पहले जो ये चीज़ नहीं हो पाता था। औरतों के साथ अभी भी कई तरह के भेदभाव होते हैं, उनका दमन होता है। मतलब अभी भी जो है कि कुछ औरतों के साथ जो है कि दमन हो जाता है। महिलाओं में साक्षरता दर अब भी मात्र 54% है। धीरे धीरे जो है कि मतलब कि पढ़ाई लिखाई में जो महिला लोग अब शामिल हो रहा है। यहाँ तो पुरुष पढ़ भी नहीं करता है तो महिला क्या पढ़ेगा। बहुत सारा लड़का लोग देखो फ्री फायर खेलते मिल जाता है ना। उन लोग भी जो आगे जाकर बच्चा है, बड़ा होगा, पुरुष हो जाएगा, फिर गिनती होगा कितना जो है पुरुष लोग पढ़ा लिखा है, तो पता चलेगा तो फ्री फायर वाला लड़का हो गया है और पढ़ भी नहीं किया, तो उसका भी शिक्षा जो गिर रहा है। और सही एजुकेशन ना मिलने के कारण से पढ़ने के बाद भी कुछ नहीं हो पा रहा है ना। सही शिक्षा, अब जैसे स्कूल जाता है, स्कूल में जो है कि जितना सारा स्कूल है, प्राइवेट स्कूल चल रहा है ना, छोटा छोटा स्कूल चल रहा है, वहाँ चलने के बाद क्या है कि वहाँ पर जो है क्लास 8 में पहुँच गया, 9 में पहुँच गया, 10 में पहुँच गया, 11 पहुँच गया, 12 पहुँच गया, उसको पता ही नहीं कि भारत का मैप क्या है। और भारत का मैप जो है कि उसको जो पते नहीं, कभी जो है कि स्कूल में ग्लोब दिखाया नहीं जाता है, कौन सा देश कितना दूरी में है वो भी नहीं बताया जाता है, उसको जो है कभी प्रैक्टिकल कराया नहीं जाता है। खाली पढ़ो पढ़ो, याद करो, रटो रटो रटो, और इतना पढ़ो इतना रटो, और रट के जो है परीक्षा दो और टॉप करो। और टॉप करने के बाद उसको पूछ दिया जाए कि दिशा किधर है, उत्तर दिशा किधर है, पश्चिम किधर है, पूरब किधर है, तो जो है कभी उसको प्रैक्टिकल जब कराया नहीं तो देखते रह जाता है सर उठा के। क्या होगा फिर धीरे धीरे सर नीचे आ जाता है शर्म से कि हम इतना पढ़ने के बाद हमको पता ही नहीं कि दिशा किधर है। उसको जब पूछा जाता है कोशिका कैसा दिखता है, वो ज़िंदगी में ओकर मास्टर तक नहीं देखा है, प्राइवेट मास्टर वाला। तो जो उसका मास्टर नहीं देखा है, स्कूल में सुविधा है ये नहीं, माइक्रोस्कोप है ये नहीं, कि कभी वो कोशिका नहीं देखा है, उसको बोले कोशिका दिखा दो, तो कोशिका वो उसका मास्टर नहीं देखा था तो उसका स्टूडेंट क्या देखेगा। तो फिर जो है बोलेगा हमारा जब हम पढ़ते थे तो मेरा प्रैक्टिकल ही नहीं हुआ, अब कोशिका क्या है सब पता ही नहीं चलता है।
कौन वाला कोशिका है, कौन वाला सेल है, कौन पता ही नहीं चल रहा है। अब जो है कि किसी को जो मैग्नीशियम को पता ही नहीं, मैग्नीशियम पढ़ रहा है, मैग्नीशियम क्या है कभी देखा ही नहीं है, हीलियम क्या है पता ही नहीं है ना, कैसा होता है कुछ पता ही नहीं, कहीं कुछ हो ही नहीं रहा है। मतलब जो शिक्षा दिया जा रहा है वो शिक्षा में क्या है, सब कुछ जब बताइए नहीं जा रहा है तो बच्चा खाली पढ़ रहा है, रट रहा है। और जो है कि जैसे आदमी खा रहा है, ज़्यादा खा लिया तो उल्टी कर देता है, कभी तबीयत खराब हो जाता है तो उल्टी होने लगता है। उसी प्रकार जो है कि बच्चा जो खाते जा रहा है, खाता जा रहा है, पढ़ते जा रहा है, रटते जा रहा है, पढ़ते जा रहा है, रटते जा रहा है, परीक्षा होता है वहाँ से उल्टी करके आता है, जितना चीज़ सब लिख के आता है। लेकिन उसको यदि पूछ दिया जाए मैग्नीशियम, हाइड्रोजन, लिलियम, सीलियम जो भी है रख दिया जाए सब कुछ, और उसको बोल दिया इसमें बताओ तो इसमें मैग्नीशियम कौन है, वो बच्चा बताइए नहीं पाएगा कि इसमें मैग्नीशियम कौन सा है, सोडियम कौन सा है। दो को रख दो, एगो सोडियम रख दो और एक मैग्नीशियम रख दो, और बच्चा से पूछ दो 8 क्लास का, 9 क्लास का, 10 क्लास का, प्राइवेट स्कूल जो है इधर जो चलता है कहीं भी चलता है जहाँ पर प्रैक्टिकल नहीं होता, उसको जाके पूछ दो कि सोडियम कौन वाला और मैग्नीशियम कौन वाला है, वो वही पूछ लेगा सर नहीं पता, हमारा वाला तो कभी जान भी नहीं करते थे, और नहीं जानते तो हमको पता नहीं। तो ऐसा शिक्षा है, ऐसा शिक्षा यदि मिले तो इस शिक्षा में किसको भलाई होने वाला है, तो किसी को जो है फायदा भी जो शिक्षा से हो नहीं पा रहा है। तो जब पुरुषों यदि पढ़ने जा रहा है तो उसको भी शिक्षा ढंग से नहीं मिल रहा है, महिला पढ़ने जा रहा है तो उसको भी ढंग से नहीं मिल रहा है, तो देश का कहाँ विकास होगा या विनाश होगा। तो देश जो है कि विनाश की ओर जो है बढ़ते जा रहा है। हर कोई जो है कि जो है नेता के पीछे झंडा लेके बस जिंदाबाद जिंदाबाद कर रहा है, 300 रुपया पेट्रोल ले लिया बस खुश। रात को जो है कि चल जाता है, किसी का शादी हो रहा है तो वहाँ कैटरिंग करने चल गया है बस। और जो है कि सरकार भी इस बात को जानती है, हर नेता भी बात को जानता है, और सब लोग जो अपने पीछे जो घुमाता है ना, पीछे घुमा घुमा के जो है कि क्या कर रहा है कि जो है कि 300 रुपया दारू पिला के वोट ले लेता है ना। और उस पहले जो है कि नेता जो है कि पैर जोड़ता है, हाथ जोड़ता है, पैर छूता है, और उस जीतने के बाद फिर जनता उसका पैर छूने चल जाता है बस। तो क्या शिक्षा है, शिक्षा ऐसा बना दिया है कि जो है कि 200 रुपया के रैली में जाते हैं, है ना, वोट देने से पहले पैसा ले लेता है बहुत कोई लोग, छुपे छुपे ले लेता है ना, मतलब रिश्वत लेना जो है अपराध है, लेकिन रिश्वत और घूस ले लेके आदमी वोट कर रहा है हर चीज़ में। जो तो ये इस प्रकार के जब शिक्षा रहेगा तो देश जो है कि घूसखोरी में चला गया, तो कहाँ से जो है कि देश का विकास होगा। और जब पुरुषों का विकास नहीं हुआ, जब मतलब कि जो है कि स्कूल जा जाके, और महिलाओं का भी क्या विकास होगा, महिला भी जा रही है पुरुष भी जा रहे हैं, और दोनों का जो है कि देखा जाए तो उसको दोनों को जो है लड़कियों को हका के जो है 8-9 का लड़की को बुला दिया जा रहा है, उसको सोडियम और मैग्नीशियम रख दो और उसको पूछ दो कि मैग्नीशियम कौन वाला है, नहीं बता पाएगा, कभी प्रैक्टिकल नहीं हुआ है। तो सरकार को, बीडीओ को, सीईओ को, जो भी है उसको ध्यान देना चाहिए कि जो स्कूल चल रहा है उसमें प्रैक्टिकल क्यों नहीं होता, उसको ये चीज़ का ध्यान देना चाहिए। लेकिन उसको क्या मतलब, उसका बेटा बेटी थोड़ी ना पढ़ रहा है बीडीओ सीईओ और नेता का, उसका तो विदेश में पढ़ रहा है, उसका तो बढ़िया बढ़िया स्कूल में पढ़ रहा है, जो लोकल में स्कूल चलता है उसको क्या मतलब कि पढ़े चाहे पढ़े, यदि पढ़ लेगा तो सब लोकल लोग की नौकरी लग जाएगा, तो उसको एक और इसी तरह चले तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये समस्या जो है राष्ट्र की सबसे बड़ी समस्या है शिक्षा। शिक्षा तो बोल दिया सब साक्षर करेंगे, लेकिन ऐसा साक्षर करके ही क्या फ़ायदा जिसको जो है मैग्नीशियम और सोडियम तो नहीं पता, और बीडीओ और सीईओ पैसा ले रहा है, सबको ले रहा है, कभी स्कूल आता नहीं, कभी डीओ स्कूल आता नहीं, कभी मुखिया आता नहीं, कभी जो है कि वार्ड आता नहीं, कभी पूछता नहीं कि आखिर प्रैक्टिकल क्यों नहीं कराते हैं। वो भी आता है तो बस स्कूल आया, नाश्ता किया, नाश्ता खाया, पानी किया, थम्स अप लिंका मिरिंडा पी के वो चल दिया। कभी जो है कि मुखिया आके नहीं बोलता है कि आपके स्कूल में जो है इतना अच्छा स्कूल बनाया तो प्रैक्टिकल क्यों नहीं कराते, आज तक नहीं बोला। तो बच्चा का कहाँ से प्रगति हो, बच्चा कहाँ से आगे बढ़ेगा। हाँ, ना मुखिया आता है, ना बीडीओ आता है, ना सीईओ आता है, ना डीओ आता है, ना एसडीएम आता है, ना पुलिस आता है, ना कोई नहीं आता है। और सब लोग बोलता है कि बच्चा जो है देश का भविष्य है। तो देश का भविष्य ऐसा ऐसा भविष्य जो है कि देश को गड्ढे में लेके जाएगा, जिसको कुछ पता ही नहीं है। जब पता नहीं है तो कहाँ लेके जाएगा, अंधेरे में लेके जाएगा। यदि बच्चा का देश का भविष्य है तो उसको ज्ञान देने का काम करो, अंधेरे में ले जाने का काम मत करो। तो जो हमारे जो अफसर लोग हैं वो भी जो है क्या ही कर रहे हैं, जो नेता लोग हैं वही भी नाश्ता खा के चल बस चला गया। सबको पता है कि जो है प्रैक्टिकल नहीं हो रहा है, मुखिया को भी पता है, वार्ड को भी पता है, सबको पता है कि जो स्कूल है, लोकल स्कूल है, उसमें जो है कि प्रैक्टिकल नहीं हो रहा है, और कोई भी जो है कि आज तक जो है बोलने के लिए नहीं आया। स्कूल में लाइब्रेरी नहीं है, लाइब्रेरी खाली नाम रख दिया गया है लेकिन लाइब्रेरी है ही नहीं। और जब लाइब्रेरी है ही नहीं तो लाइब्रेरी में किताब नहीं इशू हो रहा है, मतलब क्या है, कोई किताब। और स्कूल में मैप नहीं है,
मैप नहीं है तो वो अपना देश का नक्शा कैसे, उसको कहाँ से पता चलेगा, झारखंड का नक्शा कैसा, कहाँ से पता चलेगा, कुछ पता चलने वाला नहीं है। और जब बस महीना में जो है कि 500 रुपया आपका जो है कि महीना फी हो गया, आपका जो है 500 रुपया हो गया, 600 हो गया, 700 हो गया, पैसा हर महीना बढ़ते जा रहा है, हर साल में जो है कि बच्चा का पैसा बढ़ जा रहा है। और प्रैक्टिकल से लेकर ये सब खेल कूद के लिए कोई सामग्री नहीं है। बच्चा का सर्वांगीण विकास कैसे होगा इसके बारे में चिंता ही नहीं, ना एसडीओ को चिंता है, ना बीओ को चिंता है, ना डीओ को चिंता है, ना किसी को चिंता नहीं है। हाँ ना, उसका उसका बच्चा जो है कि डीपीएस डिनोबली जैसा बड़ा बड़ा स्कूल में पढ़ रहा है, जो लोकल स्कूल चल रहा है घिसी पिटी। तो इसके कारण से जो है कि देश का जो है कि अंधकार की ओर जा रहा है। उसको जो प्रकाश की ओर ले जाने के लिए जो है कि सबसे पहले जो है कि नेता लोगों को सुधरना पड़ेगा, ये जो अफसर लोग हैं उन लोगों को सुधरना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा यदि सुधार किसी को करना पड़ेगा तो जो है कि जो फैमिली है उन लोगों को सुधार करना पड़ेगा। उन लोगों को पूछना पड़ेगा कि 500-600 रुपया आप हर साल महीना फ़ी के नाम पर बढ़ा दे रहे हैं। हर बार जो है कि आपका महीना फ़ी बढ़ते जा रहा है। आज जो है 400 है, अगला साल 500 हो जाएगा, अगला साल 600 हो जाएगा, फिर 700 हो जाएगा। लेकिन जो वही शिक्षा व्यवस्था, वही जो 10-12 का जो टीचर 10 जो पढ़ा 12 पढ़ा वही आके जो है कि स्कूल का टीचर बन गया। उसको पढ़ने लायक उम्र खुद का है, वो पढ़ाने आ रहा है। दूसरा बात है कि उसके पास कोई डिग्री ऐसा है भी नहीं, ना उसका ट्रेंड है ना कुछ है। और वही जो है कि आके जो है कि तुम्हारे यहाँ फिर पढ़ाने के लिए आ रहा है तो क्या पढ़ा। और जो पढ़ाने आ रहा है तो उसको जो है कि पढ़ाने आ रहा है तो आपके को भी नहीं को तो चलिए ठीक है, टीचर जो हुआ सुबह बिना ट्रेन टीचर पढ़ा रहा है, वो 10-12 डिग्री का जो है टीचर पढ़ा रहा है, चलो ये चीज़ समझ में आ गया। दूसरा बात ये चीज़ है कि आपके स्कूल में जो है पैसा तो हर साल बढ़ जा रहा है, लेकिन प्रैक्टिकल का सामान नहीं बढ़ रहा है। ना प्रैक्टिकल का सामान बढ़ क्या रहा है, एक भी प्रैक्टिकल का सामान आ ही नहीं रहा है। दूसरा बात, प्रैक्टिकल का सामान आए चाहे नहीं आए, दूसरा बात यह है कि खेल के लिए कोई सामान ही नहीं है, फील्ड नहीं है, खेलने के लिए कोई फील्डें नहीं है। तो कहाँ से जो है कि बच्चा प्रगति करेगा, कहाँ से बच्चा का सर्वांगीण विकास होगा, हर जगह से कैसे विकास होगा। खाली रटने और पढ़ने से जो है क्या होगा। दिमाग को जो है कि अनदम गधा को जैसे होता है, गधा जो होता है, गधा को बोझ डालते जाए डालते जाए डालते जाए डालते जाए तो एक गधा क्या होता है, बहुत सारा बोझ ले जाता है बिना चुपचाप। तो बच्चा को गधा नहीं बनाना है, बच्चा को क्या होशियार बनाना है। अभी जो है कि जो शिक्षा नीति है उसके अनुसार बताया जाता है कि बच्चा को पीटना नहीं है, मारना नहीं है, कुछ नहीं करना है। तो अब जो है कि शिक्षा ने जो भारत सरकार है या झारखंड सरकार है वहाँ तो कहीं नहीं लिखा है कि आरटीई जो है 2009 है उसमें जो है कहीं नहीं लिखा है कि बच्चा को जो प्रैक्टिकल नहीं कराना है, उसको खिलाना नहीं है, उसको टूर में लेके नहीं जाना है, उसको जो है कि कुछ करना नहीं है। है क्लास में जो है बैठा देना है, गर्मी लग रहा है तो भी पढ़ाओ, ठंडा लग रहा है तो भी पढ़ाओ, उल्टी कर रहा है तो भी पढ़ाओ, जब मस्त जो है छोटा छोटा रूम बनाओ और वहाँ घुसा के पढ़ाओ, ये तो कहीं नहीं लिखा है। तो ये सारी समस्याओं को जो है कि जानते हुए भी सरकार और जो है कि जो अफसर दोनों जो है कि चुप है। है ना, बस दोनों जो है शांत है। जिसका जो है जिसका बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है वो भी जो है कुछ नहीं बोल पा रहा है ना। और जिसको काम के लिए रखा गया है सबके लिए वो भी कुछ नहीं बोलता है। बस सरकारी स्कूल में देखो तो उसमें जो है कि खाना खाओ पियो, बस खाना खाते हो, अंडा खाओ खीर खाओ, प्रैक्टिकल क्या करेगा, प्रैक्टिकल करने से क्या होगा ना। तो ये समस्या है। महिलाओं की साक्षरता दर अब भी मात्र 54%, जबकि पुरुषों का 76%। इसी प्रकार देखिए पुरुष का जो है साक्षरता दर मतलब पढ़ने के स्तर, यदि 100 पुरुष यदि 76 पुरुष जो पढ़ रहा है तो महिला जो है कि मस्त 54 पढ़ रहा है, उसका प्रतिशत दर जो है कम है। मतलब कि 100 को यदि है तो 100 में यदि बहुत माना पुरुष ज़्यादा पढ़ रहा है और महिला जो है कम पढ़ रहा है। लेकिन अब जो धीरे धीरे सब सुधार होगा। इसी प्रकार स्कूल पास करने वाली लड़कियों की एक सीमित संख्या है, मतलब लड़की की संख्या जो है कम है और उच्च शिक्षा की ओर कदम बढ़ा पाती है। मतलब बहुत कम लड़की ही जो है कि आगे पढ़ पाती है, बड़ा शिक्षा जो है ग्रहण कर पाती है। बहुत सारे लड़का और लड़की क्या लड़का भी नहीं कर पाता। तो एजुकेशन में जो देखा जाए तो हम ही लोग का जो है गांव में है उसमें जो है कि बहुत सारे लोग जो लड़का लोग हैं जैसे 10-12 किया उसके बाद जो महाराष्ट्र या दूसरे राज्य चल जाते हैं काम करने के लिए, तो उसका भी जो शिक्षा नहीं। लड़की लोग का जब हो जाता है तो उसका जो शादी वादी हो जाता है वो चल जाता है, पढ़ाई लिखाई सब खत्म। तो ये समस्या ये समस्या जो सरकार भी देखती है और बस देखते रहती है बस, लेकिन कोई किसी प्रकार से कुछ करने वाला नहीं है। यदि लड़का यदि काम करने के लिए यदि बाहर जा रहा है तो कहीं ना कहीं उसको जो है पैसा की कमी है।
कहीं ना कहीं उसको जो है कि पैसा नहीं, उसे घर में जो है कि पैसा जो है कि नहीं है, तभी तो जा कर रहा है। एक जो है आईएएस का बेटा काहे नहीं जाता है बम्बे, महाराष्ट्र या कर्नाटक या दूसरा देश काम करने के लिए, दूसरा राज्य काम करने के लिए। एक एसपी का बेटा काहे नहीं जाता है, कहीं उसके पास पैसा है धुन के। एक नेता का बेटा काहे नहीं जाता है काम करने के लिए। लेकिन जो है कि एक गरीब का बेटा पढ़ने के लिए नहीं जा पा रहा है, वो जा रहा है। और इतना गरीब है कि पढ़ने नहीं जा पा रहा है, वो कहाँ जा रहा है, काम करने के लिए जा रहा है। तो सरकार को सब पता है, लेकिन सरकार कुछ करेगी नहीं। तो करना किसको है, खुद को करना पड़ेगा, सेल्फ, अपने से करना होगा, नहीं करने से नहीं होगा। तो ये समस्या है। लेकिन बहुत गरीबी के कारण से लोग जो है कि मजबूरी में जो है कि बाहर जाना ही पड़ता है और काम करना पड़ता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो काम करते करते पढ़ते हैं, काम भी कर रहा है, पढ़ भी रहा है, ना काम ठीक से कर पा रहा है, ना पढ़ाई ठीक से कर पा रहा है, और दोनों मिलके जो है कि क्या हो जा रहा है पता नहीं। एक सीमित संख्या की उच्च शिक्षा की ओर कदम बढ़ा पाती है। जब हम स्कूली परीक्षाओं को परिणाम पर गौर करते हैं तो देखते हैं कि कई जगह लड़कियों ने बाजी मार ली है, मतलब ज़्यादा नंबर ले आए, लेकिन बाजी मार ली है, टॉप हो गई है। लेकिन वही लड़की को यदि हम लोग देखते हैं नौकरी में तो नहीं मिलती है। वही लड़की को जब हम बाजी मार ली है, वही लड़की को हम लोग देखते हैं कि जो है कि उस शिक्षा मतलब कि जो है कि इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, या तो फिर वहाँ नहीं मिलती है। मतलब क्या है कि 10 में बाजी मार ली है, 12 में पता चला शादी हो गई है, 12 में बाजी मार ली है, पता चला डिग्री में शादी हो गई है, और शादी हो गई है फिर बर्तन वर्तन लंद फंद जो है कि बस धोते होते जा रही है। तो सरकार को इस चीज़ को ध्यान देना चाहिए कि जो बाजी मार रही है, जो इतना तेज है, कम से कम उसके लिए भी तो कुछ व्यवस्था किया जा सकता है। उसमें जो है मॉनिटरिंग किया जा सकता है कि वो लड़की आखिर क्या हो रहा है। जब बाजी मार रही है, बार बार बाजी मार रही है, तो उसको जो आगे बढ़ाने के लिए, शिक्षा देने के लिए जो सरकार काम कर सकती है। लेकिन सरकार सिर्फ पेपर में फोटो आ गया, बाजी मार ली, फोटो आ गया, टॉपर हो गया, और टॉपर होने के बाद कहाँ टॉपर हो गया, कहाँ चला गया, क्या हुआ पता नहीं। झारखंड टॉपर हो गया, महाराष्ट्र टॉपर हो गया, तमिलनाडु टॉपर हो गया, इंडिया टॉपर हो गया, लेकिन टॉपर होने के बाद वो कहाँ गई, क्या की, कौन सा नौकरी कर रही है, क्या कर रही है, नहीं कर रही है तो कहाँ चली गई। तो ये चीज़ को जो है किसी को लेना देना नहीं। बस जब आ गया टॉप में तो बस पेपर और फोटो छपा दिया, डीसी एसपी जो है वो सब जो है के साथ दे दिया, बस खत्म, कहानी, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखते ही जगह लड़कियों ने बाजी मार ली है, और कई जगहों पर उसका प्रदर्शन लड़कों से बेहतर नहीं तो कमतर भी नहीं। मतलब कि कहीं कहीं जगह में लड़की लोग का जो है कि प्रदर्शन जो है लड़कों से भले कम रहता है, बेहतर ही रहता है। सबका जो है आज के समय तो बहुत सारे लोग जो है कि टॉप आने लगे हैं, लड़का हो लड़की हो, सब लोग जो है कि बढ़िया मिलजुल कर जो है पढ़ें, आगे बढ़ें। लेकिन आगे की पढ़ाई के दरवाजे उनके लिए बंद हो जाते हैं। लड़की का आगे का दरवाज़ा यदि बंद हो जा रहा है तो किसका जो, कौन दरवाज़ा खुलेगा उसका, हाँ ना। खोलने के लिए जो सरकार को आना चाहिए, जब बाजी मार रही है तो उसके लिए कुछ विशेष अधिकार होना चाहिए, कुछ करना चाहिए था। लेकिन आगे के पढ़ाई दरवाजे उनके लिए बंद हो जाते हैं, क्योंकि माँ बाप अपने संसाधनों को लड़के लड़कियों में दोनों पर बराबर खर्च करने की जगह लड़कों पर ज़्यादा खर्च करना पसंद करता है ना। मतलब लड़की पर ज़्यादा खर्च नहीं कर पा रहा है तो लड़की को लिए जो है कि कुछ जो है, जैसे झारखंड में मैया योजना बन रहा है, तो जो टॉप हो रहा है उसको जो है कि उसका जो है कि आगे पढ़ाई लिखाई के लिए मदद करने के लिए सरकार को आगे आना चाहिए। यदि हम इतना रमैया योजना के तहत दे सकते हैं तो जो टॉप कर रहा है उसके लिए भी कोई योजना बना सकते हैं, टॉपर योजना, जो लड़की उसके लिए बना सकते हैं। हाँ, माँ बाप के पास संसाधन यदि खर्च नहीं कर रहा है लड़की में, तो आप ये देख दिए कि हाँ लड़की पे खर्चा नहीं कर रहा है, लड़का पर कर रहा है, तो नहीं कर रहा है तो आपके पास भी तो अधिकार है, आप तो टैक्स लेते हैं, पूरा देश से टैक्स ले रहे हैं, तो उसके लिए कुछ कर सकते हैं। लेकिन आप भी करेंगे नहीं, क्यों करेंगे हम? हमको तो सिर्फ यही रिपोर्ट बनाना है कि हाँ माँ बाप नहीं कर रहा है। माँ बाप के पास इतना पैसे नहीं है कि लड़का पर खर्च करेगा तो लड़की पर नहीं बच रहा है, लड़की पर खर्च किया तो लड़का पर नहीं बच रहा है। एक एक स्कूल में जो है कि 1200, 1300, 3000, 4000 जब पेमेंट देना पड़ता है, और उसके पास उसका जो है कि बाप जो है कि मात्र जो है 2000, 3000 कमाई करता है, 2-3 हज़ार रुपया महीना कमाता है, और महीना स्कूल में यदि उसको जो है कि लड़का के लिए उसको जो मान लो कि 3000 देना पड़ रहा है, 2000 देना पड़ रहा है, या 1200 देना पड़ रहा है, हर 2000 बाप कमाइए रहा है, तो लड़का को देगा या लड़की को देगा? उसको चुनना पड़ेगा कि लड़का को दें या लड़की को दें। अब या तो लड़की पढ़ सकती है या तो लड़का पढ़ सकता है अच्छा स्कूल में। तो जब बाजी मार रहा है तो, और जो है कि उसके पास संसाधन नहीं है, और जब उसको दे रहा है तो अब टॉपर वाला के लिए जो है कुछ विशेष अधिकार क्यों नहीं बनाते हैं?
क्यों नहीं, उसे आगे बढ़ाने के लिए कुछ क्या नहीं करते हैं, लेकिन वो चीज़ करने वाले नहीं है। बस डाल दो दोष किस पर, कि फैमिली पर डाल दो, पिताजी पर डाल दो कि पिताजी ने जो है कि ज़्यादा खर्चा जो है किस पर किया, बेटा पर किया, बेटी पर नहीं किया। अरे उसके पास पैसे नहीं था, उतना पैसा रहेगा तब ना। एसपी जो है अपना बेटा पर भी खर्च करता है और बेटी पर भी खर्च करता है, क्योंकि उसके पास पैसा है। एसपी का बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं जाता है, वो प्राइवेट स्कूल में जाता है, बड़ा बड़ा प्राइवेट स्कूल में। और एक जो है कि लोकल ग्रामीण का बच्चा जो है सरकारी स्कूल में जाता है, खिचड़ी खाता है, और खिचड़ी खाते खाते जो है कि पता नहीं कब जो उसको जो है कि दूसरे राज्य में जाकर फिर काम करने लगता है। तो इस समस्याओं को दूर करने का काम कौन कर सकता है? सरकार कर सकती है। लेकिन सरकार जो वोट के लिए जो अलग अलग चीज़ें कर सकती है, सबको पता है कि चुनाव के लिए चुनाव में कितना पैसा खर्चा होता है, कितना पोस्टर बनता है। यदि जितना चुनाव में पैसा खर्चा होता है उतना यदि भारत की जनता के लिए काम वही पैसा को लगा दिया जाए तो सबके पास लगभग लगभग जो है कि 1 करोड़ रुपया हो जाए, है ना। कई करोड़ों रुपया जो है कि पोस्टर में खर्चा हो रहा है, करोड़ों रुपया जो है कि प्रचार में खर्चा हो रहा है, हेलीकॉप्टर में उड़ उड़ के नेता आ रहा है उसमें खर्चा हो रहा है। वो सारा पैसा यदि सारा पार्टी का पैसा यदि जमा करके एक एक आदमी को दिया जाए तो हो सकता है कि लाखों करोड़ों रुपया जो एक एक आदमी को मिल जाए, तो विकास से विकास हो जाए। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। बस ब्लेम कर देना है। ब्लेम क्या करना है कि जो है कि पिताजी जो है कि लड़कियों पर कम खर्चा किया और लड़कों पर ज़्यादा किया, लेकिन ये नहीं बताना है कि लड़कियों पर जो है कि खर्च क्यों किया और लड़कों पर खर्च क्यों किया। मतलब गरीबी को नहीं दिखाना है, गरीबी दिखा देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। गरीब था, उसके पास पैसे नहीं है, क्या करेगा? एक ही को पढ़ा सकता है, सबको नहीं पढ़ा सकता। और ये जो है कि यहाँ पर ग्रामीण इलाका में ये चीज़ दिखता भी है, दिख भी रहा है। इस स्थिति के चलते अब भी ऊंची तनख्वाह वाले और उच्च पदों में पहुंचने वाली महिलाओं की संख्या बहुत कम है। मतलब कि यदि देखा जाए तो लड़की पढ़ी ही नहीं, जब ऊंचा शिक्षा ली ही नहीं, तो उच्च शिक्षा नहीं लिए तो उसको जो ज़्यादा नौकरी मिलेगा का नहीं मिलेगा। भारत में औसतन एक स्त्री एक पुरुष एक पुरुष की तुलना में रोजाना 1 घंटा ज़्यादा काम करती है। यदि महिलाओं को देखा जाए तो महिला जो है 1 घंटा ज़्यादा काम करती है, जो बिल्कुल गलत बात है। 1 घंटा ने कई घंटा ज़्यादा काम करती है। यदि मान लो कि कोई महिला जो है कि स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो स्कूल में पढ़ा क्या है, और एक पुरुष जो है कि स्कूल में पढ़ाता है तो वो स्कूल में पढ़ा क्या है। अब दोनों आया तो अब जो महिला यदि पढ़ा के आई है तो महिला क्या करेगी, घर में आके काम करेगा। पुरुष आया तो क्या करेगा, काम करेगा? काम नहीं करेगा। तो मतलब कि जो है कि कौन 1 1 घंटा ज़्यादा काम करता है। तो औसतन यदि देखा जाए तो 1 घंटा काम हो सकता है कि ज़्यादा करें, लेकिन यदि रियलिटी में देखा जाए तो कई घंटा ज़्यादा काम करती है कि नहीं। तो महिला जो अधिक काम करती है ये बात बिल्कुल सही है, और 1 घंटा काम करती है ये सही नहीं है, उससे ज़्यादा ही काम करती होगी लेकिन उससे कम नहीं। ये तुलना में रोजाना 1 घंटा ज़्यादा काम करती है, पर उसको ज़्यादातर काम के लिए पैसे नहीं मिलते। अब घर में यदि कोई काम करेगा, जैसे हम अभी जो है ना पूरा धान जो है कि बढ़िया से कर क्या है तो उसके लिए हमको पैसा मिला का, चाहे महिला हो चाहे पुरुष, घर में कोई काम करेगा तो उसको पैसा मिलता है? नहीं मिलता है। जो बाहर में काम करता है यही काम यदि हम दूसरे घर में करते तो पैसा मिलता कि नहीं मिलता? तो महिला यदि घर में काम करे तो उसको पैसा को मिलेगा? नहीं मिलेगा। हम यदि घर में काम करेंगे तो हमको पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा। और यही यदि महिला यदि बाहर में काम करके आ रही है तो उसको पैसा मिलेगा? पुरुष यदि बाहर में काम करके आ रहा है तो पैसा मिलेगा? मिलेगा। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर लिख रहा है कि ज़्यादातर कामों के लिए पैसा नहीं मिलता। अब घर धोने के लिए, घर पोछने के लिए, घर झाड़ू लगाने के लिए पैसा तो कोई नहीं देगा, है ना। ये भी चीज़ है कि अपना घर को धो रही है, अपना घर को सब कुछ कर रही है और बोले पैसा दो, कौन देगा पैसा? पुरुष में जैसे हम जो है कि पूरा धान इथी करके आए हैं तो हमको कोई पैसा दिया का? नहीं दिया, कोई नहीं देगा। और हम किसी से मांगने गए हैं। अब महिला भी यदि घर धो लेगी और किससे जाएगी पैसा मांगने? दूसरे घर धोएगी तो जो है दूसरे से मांगे कि हाँ दो। अपने घर वह धो रही है और उन्हें पैसा दो, कहाँ से मिलेगा? तो ये भी बात है, इसको जो है कि समझाते हुए लिखना चाहिए था। अक्सर उसे काम का मूल्यवान नहीं माना जाता। अब जो है कि घर धोने का काम जो है कि मूल्यवान नहीं माना जाता। यही जैसे दूसरे घर में धो के लाएंगे तो फिर जो है कि काम जो पैसा मिलने लगेगा तो फिर क्या हो जाएगा, मूल्यवान हो जाएगा, है कि नहीं। समान मजदूरी से संबंधित अधिनियम में कहा गया है कि समान काम के लिए समान मजदूरी दी जाएगी। बहरहाल हम काम के हर क्षेत्र में, यानी खेल कूद की दुनिया से लेकर सिनेमा के संसार तक, कल कारखानाओं से लेकर खेत खलिहान तक महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम मजदूरी मिलती है, भले ही दोनों ने समान काम किया। देखिए यहाँ पर लिख रहा है कि जो है महिलाओं को जो है कि क्या मिलता है, उसका मजदूरी कम मिलता है। तो इसका मतलब है कि सरकार भी जो मजदूरी कम देता होगा, लेकिन सरकार मजदूरी कम नहीं देता है।
लेकिन क्या होता है कि आज भी जो देखा जाए तो बहुत सारी जो महिलाएं जो काम करती हैं उसको क्या करता है, पुरुषों से उसको जो है कम पैसा दिया जाता है। 10 रुपया कम, 20 रुपया कम, कहीं 50 रुपया कम, कहीं 100 रुपया कम। आज के समय जो ढलाई करने के लिए जो महिला आती हैं, जो पुरुष जो है कि जो पुरुष ढलाई के लिए आते हैं, तो उसमें जो है कि देखा जाता है अक्सर कि जो है महिलाओं को जो है कि उसके जो है कम पैसा दिया जाता है, और पुरुषों को जो है कि क्या करा जाता है, ज़्यादा पैसा दिया जाता है। अब इसमें जो है कि यही महिला है इसलिए उसको कम दिया गया, पुरुष है तो उसको ज़्यादा दिया गया। ऐसा स्थिति जो है बना हुआ, और ये जो है कि स्थिति जो है क्या है, ये स्थिति गलत स्थिति है। ये स्थिति में सुधार होना चाहिए। हाँ ना, काम सेम है लेकिन पैसा में जो है कि समान वेतन नहीं मिलता है, माने अलग अलग वेतन मिलता है। और रही बात की जो है कि माना आज के समय भारत सरकार का जो कानून है उसके अनुसार जो है एक आदमी को कम से कम, स्त्री हो या पुरुष, एक दिन यदि काम कर रहा है तो उसको 300 रुपया मिलना चाहिए। मतलब महीना का जो है 9,000 रुपया मिलना चाहिए, 9,000 रुपया मिलना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग जो काम कराते हैं, पुरुष से महिलाओं को भी हो, तो उसको जो है कि महीना का जो है क्या, दिन का जो है 300 रुपया भी नहीं मिलता है। बहुत सारे स्कूल में भी काम होता है, तो बहुत सारे स्कूल में काम करने वाले टीचर्स, बहुत सारे स्टाफ, उसको भी जो है कि 300 रुपया का एक दिन नहीं मिलता है। किसी को 1500 मिलता है, किसी को 1200 मिलता है, किसी को 1600 मिलता है, किसी को 4000 मिलता है, किसी को 5000 मिलता है। और किसी को जो है कि जो कुछ लोकल प्राइवेट स्कूलें हैं उसमें जो ऐसा स्थिति है। बहुत सारा स्कूल है जो बोलता है कि तुम भी पढ़ाओ हम भी पढ़ाएं, जितना पैसा है का बराबर बराबर बांट लेंगे। बहुत सारे ऐसे स्थितियाँ जो है बनती हैं। और साथ में यदि देखा जाए तो बहुत सारा काम आज भी किया जाता है जिसमें जो है कि मूल्य जो है कि पैसा जो है बहुत कम दिया जाता है। लेकिन सरकार ने तो रूल बना के रख दिया, नियम बना के कि नहीं, एक दिन का जो है कि कितना, कम से कम 300 रुपया तो एक दिन का मिलना चाहिए। लेकिन ये संभव नहीं दिखता है, और ये सरकार को भी पता है, लेकिन सरकार भी कुछ करने वाली नहीं है। ये पुलिस को पता है, पुलिस भी कुछ करने वाली नहीं है। BDO CO को भी पता है, लेकिन वो भी कुछ करने वाली नहीं है, क्योंकि उसको जो है कि बैठने का आदत पड़ गया। भारत के लोगों को जो है बैठ कर जो है बस कमाने का आदत है। कोई यदि ऊपर से पैसा देते, कोई घूस देते तो वो भी पैसा जो आदमी मिलेगा। लेकिन सारे लोग ऐसे नहीं हैं, लेकिन कुछ लोगों ने ही जो भारत का विनाश करते हुए जा रहे हैं। अभी जैसे हम लोग को जो है कि शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो शिक्षक बोलते हैं कि नहीं, जो विद्यार्थी को अनुशासन में होना चाहिए, तो एक विद्यालय को भी अनुशासन में होना चाहिए। यदि एक शिक्षक अनुशासन में होना चाहिए, शिक्षक यदि बोल रहा है कि शिक्षक को जो है विद्यार्थी का अनुशासन में होना चाहिए, तो एक शिक्षक को भी अनुशासन में होना चाहिए। जबकि अनुशासन में होना आज के समय सही नहीं। RTI के अनुसार जो है कि एकदम शांत चुप रहना अनुशासन नहीं है। मतलब राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के अनुसार देखा जाए तो यदि कोई बच्चा पूरी तरह से शांत है तो इसका मतलब वो अनुशासन में, ये चीज़ नहीं है। अनुशासन में उसका जो है जो नियम है वो नियम का पालन करे, सब कुछ करे, वो चीज़ है। और यदि बच्चा यदि नियम का पालन कर रहा है तो शिक्षक को भी अपना नियम का पालन करना चाहिए। और यदि शिक्षक पालन कर रहा है तो स्कूल को भी तो अपना नियम पालन करना चाहिए, उसको भी तो सारा चीज़ कराना चाहिए, खेल कूद प्रैक्टिकल सब कुछ कराना चाहिए। तो यहाँ अनुशासन है कहाँ? सिर्फ हम लोग उम्मीद करते हैं दूसरे में कि अनुशासन होना चाहिए, और खुद जाके खुद का बारी आता है तो बोलते हैं नहीं नहीं इसमें जो है कि खर्चा हो जाए, इसमें मत बोलिए, इसमें बोलने का जो है चीज़ नहीं है। तो यही चीज़ है। अनुशासन सबसे पहले यदि विद्यालय अनुशासन में रहेगा तो शिक्षक भी अनुशासन में रहेगा, शिक्षक अनुशासन में रहेगा तो विद्यार्थी भी अनुशासन में रहेंगे, और जब सब अनुशासन में रहेगा तो देश भी अनुशासन में चलेगा, है ना। शांत रहना, चुप रहना अनुशासन नहीं है। सही रूप से काम करना ही जो है अनुशासन में है ना। सही रूप से जो काम करता है उसी को अनुशासन कहा जाता है। और यहाँ पर अभी जो है कि सब जो है कि दूसरे पर उम्मीद करता है कि जो सही रूप से काम वो करें, और खुद की जब बारी आता है तो सही रूप से काम नहीं कर। भारत के अनेक हिस्सों में माँ बाप को सिर्फ लड़के की चाहत होती है। यहाँ पर लिखा गया है कि माँ बाप को जो है अधिकतर जो है कि किसका चाहत होता है, लड़कों की चाहत होता है। लेकिन ये जो है भावनाएं जो बदल चुकी हैं, अब लोग जो है लड़कियों को भी जो है चाहत होती है, बहुत सारे लोगों को, है ना। लड़की को जन्म लेने से पहले ही ख़त्म कर देने के तरीके हैं इसी मानसिकता से पनपे। मतलब लड़की जो जन्म लिया उससे पहले उसको जो है पेट में जो है मार देने का जो है काम किया जाता है। यहाँ पर इंटरेस्टिंग है कि मार दिया जाता है, लेकिन मारता कौन है? मारने का काम जो है कि मारने का काम जो उसका माँ और बाप नहीं करता है। माँ बाप हॉस्पिटल गया, और हॉस्पिटल जब जाता है तो हॉस्पिटल जब गया तो हॉस्पिटल में पढ़ा लिखा MBBS डॉक्टर, लाखों रुपया खर्चा करके डॉक्टर बना है, और वो डॉक्टर पढ़ा लिखा है, और वो जो है उसका माँ बाप गया है कि हमारा पेट में जो है कि क्या है, लड़की है, और इसको जो है कि इसका क्या ऑपरेशन करना है, इसको मार देना है।
तो मारने वाला कौन है? उसका माँ या बाप नहीं है, मारने वाला डॉक्टर है। मतलब कैसा एजुकेशन दिया जा रहा है कि डॉक्टर को जो है किसी की हत्या करने में, किसी को जो है कि मारने में थोड़ा सा भी जो है कि हिचक नहीं कर रहा है, पैसों के लिए जो है कि बच्चा को मार देने का काम कर रहा है। मतलब कहीं ना कहीं एजुकेशन में कमी है। माँ बाप को थोड़ी ना पता है कैसे मारना है पेट के अंदर, लेकिन डॉक्टर को पता है कैसे जो बच्चा को जो है कि मारना है। तो समझने वाली बात है कि जो है कि ऐसा एजुकेशन दिया जाए, नैतिक शिक्षा दिया जाए, है ना, उसको जो मोरल एजुकेशन दिया जाए, जिससे पता चले कि लड़का हो या लड़की हो, दोनों जो महत्वपूर्ण है। एक भी आदमी जो है कि पेट से जो है कि अपना परिवार, अपना घर में नहीं मार सकता। मारने का सारा काम किसने किया? डॉक्टरों ने किया। और डॉक्टर क्या अनपढ़ आदमी? डॉक्टर कौन है? अनपढ़ आदमी है? नहीं। अब यहाँ पर सवाल आता है कि मारने का काम तो डॉक्टर ने किया, लेकिन बोलने का काम किसने किया? उसका माँ और बाप किया। तो माँ और बाप को जब बोला तो उसको जो ऐसा कौन सा शिक्षा दे के आप रखे हैं, इतना लालची उसके दिमाग में कि जब बोल दिया कि इतना पैसा देंगे, मेरा जो बेटी है इसको मार दो, और वो पेट के अंदर मार दिया। मतलब आपने शिक्षा में ऐसा शिक्षा दिया जो लालच से भरा हुआ है, जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। उसमें मोरल नहीं है, उसमें जो नैतिकता नहीं है। और उसने जो है कि वो डॉक्टर जो है जो क्या कर रहा है, वो बालक को जो है कि पेट के अंदर ही मार दे रहा है। तो एक शिक्षित आदमी जो है कि हत्या कर रहा है, भले जो है कि चल जाए, और उसको जो बता रहा है क्या तरीका है, कैसे है, सब कुछ जो बता के जो मारने का जो है काम जो एक डॉक्टर कर रहा है। डॉक्टर जो पढ़ा लिखा है और कैसा पढ़ाई किया है, जो पैसे के लालच के चक्कर में लाखों रुपया मिल रहा है, बहुतों का इलाज कर रहा है, लाखों रुपया कमा रहा है, और जो है कि एक बच्चा को मार के जो है कमा रहा है। तो लेकिन अब कानून आ चुका है कि जो है कि पेट के अंदर यदि कोई डॉक्टर या कोई माँ बाप यदि बोलता है कि बच्चा को मरवा देना है, मार देना है, तो उसको जो है कि जेल हो सकता है। तो जेल हो सकता है, तो जेल होने की जो है कि संभावना होती है। लेकिन देखा जाए अब जो होता है, बहुत सारे लोग क्या क्या तरीका निकाल के लेते हैं। भारत के अनेक हिस्सों में माँ बाप को सिर्फ लड़के ही चाहत होती, लड़की के जन्म लेने से पहले खत्म कर देने के इस तरीके इसी मानसिकता को पनपते हैं। इससे देश के लिंग अनुपात प्रति 1000 लड़कों में लड़कियों की संख्या गिरकर, मतलब 1000 यदि लड़का है तो एक 919 मतलब 919, मतलब 1000 लड़का है तो लड़की कितना है? 919 ही है। साथ लगा नक्शा बताता है कि कई जगहों पर यह अनुपात गिरकर 850, मतलब 1000 में से क्या हो गया? 850 या 800 तक आ गया। महिला का उत्पीड़न, शोषण, उन होने वाली हिंसा को खबरें हमें रोज पढ़ते हैं। महिलाओं को क्या किया जाता है? शोषण किया जाता है, दहेज मांगा जाता है, पैसा मांगा जाता है, उसको मारा जाता है, पीटा जाता है। ऐसा जो सुनने में आता है, बहुत सारे चीज़ आता है। और बहुत सारे लोगों जो 35 टुकड़ा कर दिया जाता है, काट काट के फ्रिज में डाल दिया जाता है। ये सब भी जो है कि किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो ये एक प्रकार का शोषण है। लेकिन कुछ महिलाएं जो है कि पुरुषों को भी शोषण करना शुरू कर दिया इन कानूनों के चक्कर में। बहुत सारे लोगों को जो है झूठा केस डाल दिया जाता है, ऐसे भी मामले आते हैं। तो पुरुष भी परेशान है और महिलाएं परेशान। महिला को जो है तो मार दिया जाता है, पीट दिया जाता है, किसी को 35 टुकड़ा किया जा रहा है, किसी को फ्रिज में डाल दिया जा रहा है, किसी को सूटकेस में डाल दिया जा रहा है। तो ये सारे जो है कि एक प्रकार से क्या है, ये हिंसा है। और इसमें जो है कि क्या एक प्रकार से देखा जाए तो महिलाओं को असुरक्षित है समाज में। लेकिन पुरुष में को भी जो है कि इस प्रकार की स्थितियां जो है कुछ कुछ देखा जाता है, जिसमें क्या है कि झूठा केस डाल दिया गया, फंसा दिया गया, और फिर जो है कि बस कोर्ट आते जाओ, जाते जाओ, आते जाओ, और पैसा जितना है अपना घर द्वार सब बेच बाच के खाली कैसे लड़ते रहो। तो ये समस्या का भी समाधान होना चाहिए। कोर्ट को भी जल्दी जल्दी जो है क्या करना चाहिए, केस को जो है फैसला करना चाहिए उसको। तो देखते हैं महिलाओं का उत्पीड़न मतलब यही सब शोषण और उन पर होने वाली हिंसा की खबरें हम रोज पढ़ते हैं। और पढ़ने में जो देखा जाता है, 35 टुकड़ा जो किया गया था काट के, और उसको फिर जो है कि क्या कर रहा था कि जो है कि जंगल में उसका जो है मांस जो है कि काट काट के फेंक फेंक कर कुत्ता को खिया जा रहा था। तो ये क्या एक प्रकार से हिंसा है? हाँ ना, किसी को सूटकेस में मिलता है, कोई जो फांसी लगा के मिलता है, किसी को जो है कि कुछ कुछ बहुत सारे घटनाएं जो है कि ये बहुत दिक्कत वाली बात है। वे अपने घरों में सुरक्षित नहीं है। महिला जो है कि अब जो है कि महिला जो है कि अभी वर्तमान समय देखा जाए तो घरे में खाली सुरक्षित है, बाहर निकले उसके बाद जो है कि हत्या, मर्डर, बलात्कार, और कभी कभी घर में ही जो है कि उसको मार दिया जाता है। घर के अंदर जो सोई हुई है उसको एसिड फेंक दिया जाता है मुंह में। तो मतलब कि बहुत सारी समस्याएं जो है कि दिखता है। ब्लैकमेलिंग करना, ये सब टॉर्चर करना, इस प्रकार से बहुत सारे चीज़ जो है कि दिक्कत जो है महिलाओं के साथ होता है। तो ये कौन कर रहा है? समाज ही कर रहा है, और समाज ही कर रहा है।
है ना। अब जो है कि दहेज मांगने वाला है ना, अक्सर जो है कि दहेज मांगने वाला पुरुष भी नहीं है, उसकी सास भी हो सकती है, उसका ससुर भी हो सकता है, उसका ननद भी हो सकता है ना, ऐसे भी हो सकते हैं। लेकिन अब दहेज का जो है कि वैसा जिक्र नहीं आता। दहेज जो है कि अब धीरे धीरे जब धीरे धीरे लोग जो है कि शिक्षित होने लगे तो दहेज मांगना अब छोड़ दिए। अब लोग जो है कि क्या कर रहे हैं, किडनी, आँख, है ना, बहुत सारे लोग जो है कि बाहर चले जाते हैं, घर को बिना बताए शादी वादी कर लेते हैं, रहने लगते हैं। बाद में पता चला उसका जो है कि है ना, या तो उसका जो है कि पैर कटा है, हाथ कटा है, या आँख फूटा है, या फिर जो है कि या कि उसको जो 35 टुकड़ा कर दिया गया है, या फिर वो सूटकेस में मिली है। इस प्रकार की स्थिति आ गया है। तो अब जो है कि देखा जाए तो अभी के समय, वर्तमान समय में तो घर ही सुरक्षित दिख रहा है। बाहर निकलते ही जो है कि इस प्रकार की स्थितियां जो है कि उत्पन्न हो जा रहा है। घरों में आकर जो है कि बहुत सारे लोग मारपीट करके जा रहा है। ये चीज़ जो है क्या, ये सारी समस्याएं जो है कि वर्तमान स्थिति में देखा जा रहा है, तब इस चीज़ को जो है कि कहा जा रहा है। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ें, है ना, और पढ़ने के बाद और अभी पढ़ना है ना। तो आगे हम लोग जो है कि क्या करना, आगे और पढ़ना है, आगे पढ़ना है तो फिर जो है कि है ना बड़ा चला जाएगा। तो इसलिए अभी जो है कि हम लोग जो है क्या करते हैं, इसको 2 पार्ट में पढ़ते हैं। आज एक पार्ट हो गया, अब कल जो है कि हम लोग एक पार्ट और पढ़ेंगे, है कि नहीं। तो एक पार्ट में हम लोग पढ़ चुके हैं, और एक पार्ट में देखेंगे, कोशिश करेंगे कि जल्दी इसको समाप्त कर देंगे और फिर आगे और बढ़ेंगे। तो अब जो है कि हम लोग कल जो पढ़ेंगे, महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। महिलाओं का क्या पढ़ना है, महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व। महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व। इससे पहले हम लोग जो है कि लिंग के बारे में पढ़े थे, जिसमें स्त्री और पुरुष के बारे में पढ़ा गया था। जिसमें ये बताया गया था कि जो महिलाएं हैं उसे जो घर के काम करने में जो है कि लोग का, समाज का सोच है कि वो घर का काम ही जो है कि, और पुरुष जो है कि बाहर वाला काम, ये भावनाएं रही थी। महिलाओं घर के अंदर ही रहती है, बाहर नहीं जाती। 4 दीवारी के अंदर वाला बात जो है कल ही हम लोग पढ़े थे। और महिलाओं सिर्फ घर आज महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है कि औरतों की भलाई या उनके साथ समान व्यवहार वाले मुद्दों का पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। मतलब जो महिलाओं का जो है कि विकास हो, उन बातों पर जो है कि ध्यान जो है बहुत कम दिया गया। इसी के चलते विभिन्न नारीवादी समूह और जो नारी का मान सम्मान, प्रतिष्ठा, उसके लिए नौकरी, उसके लिए शिक्षा के लिए बहुत सारे आंदोलन बहुत सारे देशों में हुआ, क्योंकि उसके अधिकार नहीं मिला। नारी समूह और महिलाओं आंदोलन के इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जब तक औरतों को सत्ता पर नियंत्रण नहीं होगा, मतलब जब तक जो है कि शासन में महिलाओं का अधिकार नहीं होगा, तब तक उसकी सुधार भी जो है कि सही तरीके से नहीं हो सकता है, तब तक इस समस्या का निपटारा नहीं हो सकता है। इस लक्ष्य को हासिल करने का एक तरीका यह है कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधित्व में महिलाओं का हिस्सेदारी बढ़ाया जाए। मतलब यदि जनता जो है कि चुनाव कर रही है, मतलब वोट दे रही है, तो उसमें जो है महिलाओं को जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है MP MLA बनाया जाए, तब जाकर जो है क्या होगा कि महिलाओं का जो है कि प्रतिनिधित्व ज़्यादा होगा। और जब प्रतिनिधित्व ज़्यादा होगा तो अपने अधिकार के लिए कानून बना सकती है। भारत का विधायिका में महिला प्रतिनिधित्व का अनुपात बहुत कम है। यदि भारत का विधायिका मतलब जो कानून बनाने वाले लोग हैं, उसमें यदि महिलाओं को जो देखा जाए तो जो है कि क्या है कि उसका जो प्रतिनिधित्व जो है कि बहुत कम है ना, उसका प्रतिनिधित्व क्या है, बहुत कम है। भारत के विधायिका में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अनुपात बहुत कम है। जैसे लोकसभा में महिलाओं का सांसदों की संख्या पहली बार 2019 में 14.36%, मतलब 14.36% तक पहुंच चुकी है। राज्यों की विधानसभा में उसका प्रतिनिधित्व 5% से कम है। इस मामले में भारत नंबर दुनिया के देशों में काफ़ी नीचे है ना। यदि देखा जाए तो भारत जो है कि बहुत ही नीचे है, लेकिन यदि दुनिया में देखा जाए तो भारत ऐसा देश है जहाँ पर महिला प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी बनी है। लेकिन दुनिया का जो सबसे बड़ा देश यदि कहा जाए, उन देशों में जो आज तक जो है कि महिलाओं का जो प्रधानमंत्री और महिला जो है कि राष्ट्रपति बड़े पदों में जो है दिखाई बहुत कम देती है। अमेरिका में देखा जाए तो अमेरिका में आज तक जो एक महिला जो राष्ट्रपति आज तक नहीं बनी है,
जबकि कहा जाता है कि महिलाओं का अधिकार वहाँ पर ज़्यादा है, यदि ज़्यादा अधिकार है तो महिला का जो है, तो यहाँ जिस प्रकार से कहा गया कि राजनीति में जितना महिला का अधिकार होगा, जितना बढ़ेगा उतना ज़्यादा अधिकार मिलेगा। तो अधिकार मिलेगा तो अमेरिका में आज तक जो है कि वहाँ पर राष्ट्रपति जो है कि बना ही नहीं, महिला जो राष्ट्रपति आज तक नहीं बना है। तो सोचने वाली बात है। भारत के इस मामले में अफ्रीका और लातिन अमेरिका में कई विकासशील देशों में भी पीछे है। यदि लातिन अमेरिका के बारे में बात किया जाए तो भारत उससे पीछे है, और इसके बाद भी जो भारत में महिला राष्ट्रपति है, महिला प्रधानमंत्री बन चुकी है। लेकिन इसमें अमेरिका के बारे में बात किया जाए तो वहाँ पर लातिन अमेरिका दोनों अलग है। कभी कभार कोई महिला प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री कुर्सी तक आ गई, पर मंत्रिमंडलों में पुरुषों का वर्चस्व ही रहा। जैसे हम अभी जो देखा जाए तो दिल्ली में जो शीला दीक्षित जो है कि महिला हुआ करती थी, आज जो महिला में ममता बनर्जी जो है पश्चिम बंगाल का जो है कि मुख्यमंत्री है कि नहीं। लेकिन बहुत सारे जगहों में जो है कि महिला मुख्यमंत्री नहीं है, कुछ गिने चुने जो है कि मुख्यमंत्री महिला जो है कि पाया जाता है। जैसे कि भारत का जो है कि प्रधानमंत्री देखा जाए तो एक बार इंदिरा गांधी बनी, लेकिन इसके बाद जो है कि कोई महिला प्रधानमंत्री नहीं बनी। उसी प्रकार एक बार भारत में बनबो की, लेकिन अमेरिका में आज तक एक भी राष्ट्रपति जो है कि महिला नहीं बनी। इस समस्या को सुलझाने का एक तरीका तो निर्वाचित संस्थाओं में महिलाओं के लिए कानूनी रूप से उचित हिस्सा तय कर देना है। भारत में पंचायती राज के अंतर्गत कुछ ऐसी व्यवस्था की गई है, मतलब कुछ ऐसा व्यवस्था किया गया है पंचायती राज में, कुछ ऐसा जो आरक्षण दिया गया है, सिर्फ जो है कि वहाँ पर क्या है, महिला कैंडिडेट ही खड़ा हो सकता है, वहाँ पर पुरुष खड़ा हो ही नहीं सकता है। पंचायत का चुनाव है तो वहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ कौन खड़ा होगा, महिला। कुछ विशेष जगहों में जो है कि सिर्फ महिला ही खड़ा होगा, वहाँ पर कोई दूसरा खड़ा नहीं हो सकता चुनाव में। तो जब महिला ही खड़ा होगा तो फिर जीतेगा कौन, महिला ही जीतेगा। तो मुखिया कौन बनेगा, फिर महिला ही बनेगा। स्थानीय सरकारों यानी पंचायतों और नगर पालिकाओं में 1/3 पद महिलाओं के लिए, मतलब जितना पद है उसमें से 1/3 पद जो है किसके लिए कर दिया गया आरक्षित, महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया कि वहाँ पर सिर्फ और महिला खड़ा हो सकती है। आरक्षित कर दिए गए। आज भारत के ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में निर्वाचित महिलाओं की संख्या 10 लाख से ज़्यादा है। और अभी यदि देखा जाए तो ये जो निर्वाचित जो हुई है स्थानीय निकायों में, पंचायत में, तो 10 लाख से अधिक जो है कि महिला जो है प्रतिनिधित्व कर रही है। महिला संगठनों कार्यकर्ताओं की मांग थी कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की भी कम से कम 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर देना चाहिए। मतलब जो महिला आंदोलन के लिए जो लोग जो है कि उतरे थे, उन लोग का डिमांड था कि जो लोकसभा, राज्यसभा है, विधानसभा है, उसमें भी जो महिलाओं को लिए आरक्षण दिया जाए। मतलब कितना आरक्षण दिया जाए, तो 1/3 आरक्षण दिया जाए। मतलब 4 हिस्सा है तो 4 हिस्सा में 1 हिस्सा कौन जाएगा, सिर्फ महिला जाएगा। समझा। मतलब 16 सीट है तो 16 सीट में 4 सीट किसका रहेगा, सिर्फ महिला का रहेगा। समझ में आया। आरक्षित कर देना। संसद में इस आशय का विधेयक पेश किया गया था, पर कई दशक से यह लंबित है। 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम, महिला आरक्षण अधिनियम 2023 पारित किया गया, जिससे लोकसभा, विधानसभा और दिल्ली विधानसभा महिलाओं के 33% सीटों पर आरक्षण दिया गया। जो अभी जो देखा जाए तो वर्तमान समय में 2023 में पारित हुआ है, उसमें जो है कि महिला लोग का आरक्षण दिया गया है। अब जो है कि जितना 100 सीट यदि है तो उसमें जो 100% सीट है तो उसमें 33% आरक्षण जो किसको दिया गया है, महिला। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कौन खड़ा होगा चुनाव में, सिर्फ और सिर्फ महिला छोड़कर और कोई खड़ा नहीं हो सकता। लैंगिक विभाजन इस बात की एक मिसाल है कि कुछ खास किस्म के सामाजिक विभाजनों के राजनीतिक रूप देने की जरूरत है। इससे यह पता चलता है कि जब सामाजिक विभाजन की राजनीतिक मुद्दा बन जाता है तो वंचित समूह का इस तरह लाभ होता है। क्या आपको लगता है कि अगर महिलाओं का भेदभाव भरे व्यवहार का मामला राजनीतिक तौर पर ना उठता तो उनको लाभ पाना संभव था? मतलब यदि आंदोलन नहीं होता या किसी प्रकार से इन लोग के बात जिक्र नहीं होता तो क्या इन लोग को जो है कि क्या मिल पाता अधिकार, मिल पाता? भारत में जो है अधिकार जो है कि शुरुआत से ही दे दिया गया। जब चुनाव जो है कि पहला चुनाव हुआ था उसमें महिला जो है कि उसमें चुनाव लड़ी, उसमें जो है कि सारे लोग को अधिकार दिया गया था। जब संविधान बन रहा था उस समय महिलाएं जो है कि महिलाओं का भी योगदान है ना, महिला भी जो है कि संविधान के डिस्कस में वो भी शामिल था।
इसके बारे में कोई बताता नहीं है। और जब बताता नहीं है तो पता चलता है कि महिलाओं के साथ खाली शोषण किया गया, लेकिन ऐसा बात नहीं। भारत में जो शोषण नहीं किया गया, अलग देशों में जो शोषण किया गया अलग बात है, लेकिन भारत जैसा देश में जो है कई महिलाओं का शोषण नहीं किया गया है। संविधान के तौर पर कभी भी शोषण नहीं किया गया, किसी का भी शोषण नहीं किया गया। घर में भले शोषण हो जाए, लेकिन देश जो है कि शोषण महिलाओं को नहीं किया है। आइए अब एकदम अलग किस्म के सामाजिक विभाजन की चर्चा करें, है ना। धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति, इसमें जो है कि अब नेक्स्ट टॉपिक आ गया हम लोग। आइए अब एकदम अलग किस्म के सामाजिक विभाजन की चर्चा करें, यानी धार्मिक अंतरों पर आधारित विभाजन। यह विभाजन लैंगिक विभाजन जैसा ही सार्वभौमिक तो नहीं है, पर विश्व में धार्मिक विभिन्नता आज भी बड़ी व्यापक हो चली है। भारत में समेत अनेक देशों में अलग अलग धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं। सारे देशों में जो देखा जाए तो बहुत सारे देशों में जो बहुत सारे लोग जो है रहते हैं, और सारे लोग जो है एक धर्म को मानने वाला नहीं रहते हैं। अलग अलग धर्म के लोग जो है कि मानने वाले लोग रहते हैं। जैसे बांग्लादेश में वहाँ पर क्या है कि मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी है और ईसाई भी है। और वहाँ की संख्या जो है, मुसलमानों का जो है संख्या तो ठीक है, लेकिन हिंदू की जो संख्या है उसमें जो है कि कम होते जा रहा है, धीरे धीरे कम होते जा रहा है। उसको इतना मजबूर कर दिया जा रहा है, मारा जा रहा है। बहुत 2000 से ज़्यादा जो है घटना हो चुकी है जिसमें जो हिंदुओं का जो है नष्ट किया गया, मारा गया, या उसको भगा दिया गया, मार दिया गया, कत्ल हो गया। इस प्रकार के जो है न्यूज़ में अक्सर जो है कि खबर आती रहती है। मतलब जो है बांग्लादेश में हिंदुओं का जो है कि संकट है, और अलग अलग जगह में जो अलग अलग परेशानी है। तो ये जो है एक प्रकार से धार्मिक मामला है। तो ये जो है न्यूज़ में अक्सर दिखाते रहता है। अब क्या सही क्या गलत, ये जो है कि न्यूज़ वाला ही जान सकता है अच्छा से। अनेक देशों में अलग अलग धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म। भारत में देखा जाए तो भारत में भी अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग हैं। भारत में जो है कि हिंदू धर्म है, ईसाई धर्म है, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, फारसी है, यहूदी है, सब धर्म के लोग लगभग भारत में जो है पाए जाते हैं। जैसा कि हमने उत्तरी आयरलैंड के मामले में देखा है, अगर लोग एक धर्म को माने लेकिन उनकी पूजा पद्धति की मान्यता अलग अलग हो, तब भी गंभीर मतभेद पैदा हो जाता है। लेकिन विभाजन के विपरीत धार्मिक विभाजन अक्सर राजनीति के मैदान में अभिव्यक्त होता है। मतलब जो है राजनीति में जो अक्सर जो है ये सब सारी चीज़ तो देखा जाता है। जरा इन बातों पर गौर करें। अब देखो, इन बातों पर गौर करें तो गांधी जी क्या बोलता है सो देखते हैं। गांधी जी कहा करते थे कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। मतलब गांधी जी का कहना था कि जो धर्म जो है उसको राजनीति से कभी भी अलग नहीं किया जा सकता है, उसको अलग करके नहीं सोचा जा सकता है। धर्म से उसका मतलब हिंदू या इस्लाम जैसे धर्म से ना होकर नैतिक मूल्यों में था, जो सभी धर्मों से जुड़े हुए हैं। उनका मानना था कि राजनीतिक धर्म द्वारा स्थापित मूल्यों का निर्देश तो होना चाहिए। मतलब क्या है कि एक जो है पुत्र का क्या धर्म है, एक जो है पिता का क्या धर्म है, एक प्रधानमंत्री का क्या धर्म है, उस रिलेटेड जो है कि गांधी जी बात करता था। जैसे बड़ों का सम्मान करना, एक प्रकार से देखा जाए तो ये क्या है, एक व्यक्ति का धर्म होता है कि जो बड़े हैं उनका सम्मान किया जाए, जो आदरणीय है, जो पूजनीय है, उसको जो है कि सम्मान किया जाए। इससे मतलब जो है गांधी जी का बात था। ऐसा नहीं कि अगरबत्ती लिया और बस दुनिया दिखा के जो है कि काम हो गया। तो वो वाला जो है धर्म के एक प्रथा है, वो जो है एक प्रकार से वो चलो ठीक है, वो चीज़ भी करना जो कर रहा है सही है। लेकिन क्या है कि जो धर्म सिखाता है उस चीज़ को भी मानना बहुत ज़रूरी है। इंसानियत धर्म को भी मानना बहुत ज़रूरी है। महिला आंदोलन का कहना है कि सभी धर्मों के वर्णित पारिवारिक कानून महिलाओं से भेदभाव करते हैं। महिला आंदोलन जो करने वाले लोग हैं, जो महिलाओं के अधिकार मांगने वाले लोग हैं, वो उसका कहना है कि जो धर्म के लोग हैं, वो सारे धर्म के लोग जो है क्या है कि जो है कि उसके परिवार का जो कानून है उसमें जो है कि भेदभाव किया जा रहा है। सरकार के इन कानूनों का समता मूलक बनाने में उनका बदलाव करने चाहिए। ये सभी मामले धर्म और राजनीति से जुड़े हुए हैं, पर ये बहुत गलत खतरनाक भी नहीं लगते। विभिन्न धर्मों से निकले विचार आदर्श मूल राजनीति में एक भूमिका निभा सकते हैं। लोगों को एक धार्मिक समुदाय के तौर पर अपनी जरूरतों, हितों, मांगों को राजनीति में उठाने का अधिकार होना चाहिए। मतलब क्या है कि यदि अपना धर्म को मानने के लिए हर स्थिति को जो है वो अधिकार होना चाहिए। जो लोग राजनीतिक सत्ता में हो उन्हें धर्म कामकाज पर नज़र रखनी चाहिए, और अगर वह किसी साथ भेदभाव करता है या किसी दमन में, मतलब यदि कोई किसी के धर्म का के साथ जो है कि खिलाफ है या भेदभाव करता है तो उसमें जो क्या है, उसमें जो सरकार को भी थोड़ा सा नज़र रखना चाहिए। दमन सहयोगी की भूमिका निभाता है तो इसे रोकना चाहिए। अगर किसी को कोई नष्ट करता है तो उसको जो बचाने का काम सरकार को करना चाहिए। अगर शासन सभी धर्मों के साथ समान बर्ताव करता है, मतलब कि सरकार जो है सबसे जो है समान व्यवहार करता है सब धर्म के लोगों से, तो इसमें क्या है कोई दिक्कत नहीं है, तो उसके ऐसे कर्मों से कोई बुराई नहीं है। इस तरह का यदि रहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
सांप्रदायिकता। समस्या तब होती है जब धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है। पिछले अध्याय में उत्तरी आयरलैंड का उदाहरण राष्ट्रवाद की ऐसी ही अवधारणा से जुड़े खतरों को दिखाता है। समस्या तब और विकराल हो जाती है जब राजनीति का धर्म अभिव्यक्ति समुदाय की विशेषता के दावे का पक्ष पोषण का रूप लेने लगती है तथा इसके अनुयायी दूसरे धर्मावलंबियों के खिलाफ मोर्चा खोलने लगते हैं। बहुत सारे लोग जो क्या होते हैं अपने धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं, और जब अपने धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं तो दूसरे धर्म को क्या करना चाहते हैं, नीचा दिखाना चाहता है। जब एक धर्म को अपना धर्म को श्रेष्ठ मानता है और दूसरे धर्म को नीचा दिखाने का कोशिश करता है तो उस समय क्या होता है, आपस में टकराव होता है। अब किसी का धर्म को यदि नीचा दिखाया जाए तो भी तो बोलेगा मेरा धर्म श्रेष्ठ। अब जब दोनों श्रेष्ठ श्रेष्ठ जब बात किया जाए तो ये क्या होगा, एक दूसरे में क्या होगा, टकराव होगा। और जब टकराव होगा तो फिर क्या होगा, हिंसा होगा। जब एक धर्म के विचारों को दूसरे से श्रेष्ठ माने जाने लगता है तो कोई एक धार्मिक समूह अपनी मांगों को दूसरे समूह के विरोध खड़ा करने लगता है। इस प्रक्रिया का जब राज्य अपनी सत्ता का इस्तेमाल किसी धर्म के पक्ष में करने लगता है, मतलब जो राज्य की सत्ता है वो यदि किसी धर्म के पक्ष में यदि करने लगता है बातें और दूसरे के साथ खिलाफ हो जाता है तो इससे भी जो है क्या होता है, समस्या उत्पन्न होती है। तो स्थिति विकट मतलब समस्या विकट होने लगती है। राजनीति में धर्म की इस तरह जोड़ना ही सांप्रदायिकता है। मतलब किसी चीज को एक धर्म के साथ जोड़ना ही क्या कहलाता है, सांप्रदायिकता कहलाता है। सांप्रदायिकता राजनीति इस सोच पर आधारित होती है कि धर्म सामाजिक समुदाय निर्माण करता है। इस मान्यता के अनुकूल सोचना सांप्रदायिकता है। इस सोच के अनुसार एक खास धर्म की आस्था रखने वाले लोग समुदाय के होते हैं, उनके मौलिक हित एक जैसे होते हैं तथा समुदाय के लोगों का आपसी मतभेद सामुदायिक जीवन में कोई अहमियत नहीं देती है। इस सोच में यह बात भी शामिल है किसी अलग धर्म को मानने वाले दूसरे सामाजिक समुदाय का हिस्सा नहीं हो सकते। अगर विभिन्न धर्मों के लोग सोच या कोई समानता नहीं दिखती है तो या ऊपरी बेईमानी हो सकती है। अलग अलग धर्मों के लोगों का हित अलग अलग होंगे ही और उसमें टकराव भी होगा। मतलब जो धर्म होता है सबका धर्म अपना अलग अलग होता है और अलग अलग होता है तो उसकी मान्यता भी क्या होती है, अलग अलग होती है। तो वो अपनी मान्यता के अनुसार वो अपना कर्म करना चाहता है, और जब अपना कर्म करना चाहता है और उसमें जो है कि कोई दूसरा धर्म यदि उसको नीचा दिखाने का प्रयास करता है तो फिर क्या होता है, एक दूसरे का जो है क्या होता है, समस्या उत्पन्न होती है। और यदि सरकार यदि उसमें जो है किसी एक खास विशेष धर्म को यदि किसी भी धर्म को यदि सपोर्ट करती है तो फिर क्या होगा, तो फिर जो है कि बहुत विकट स्थिति उत्पन्न हो जाती है। दूसरे धर्मों का अनुयायी एक ही राष्ट्र के समान नागरिक के तौर पर ही नहीं रह सकते। इस मानसिकता के अनुसार या तो समुदाय के लोगों को दूसरे समुदाय के वर्चस्व में रहना होगा या फिर उसके लिए अलग राष्ट्र बनाना होगा। मतलब क्या है कि यदि मान लो कि बार बार भिड़ंत हो रहा है तो उसमें क्या है, फिर जो है कि अलग राष्ट्र का जो है कि डिमांड होने लगेगा। जैसे भारत से अलग होकर एक राष्ट्र बना पाकिस्तान धर्म के अनुसार बंटने वाला देश है, जो धर्म के अनुसार देश दिया गया। उसी तरह यह मान्यता बुनियादी रूप से गलत है। एक धर्म के लोगों के हित और उनकी आकांक्षा हर मामले में एक जैसी ही हो। यह संभव नहीं है कि हर व्यक्ति कई तरह की भूमिका निभाता हो। उनकी हैसियत और पहचान अलग अलग होती है। मतलब जो है हर किसी का धर्म जो है अलग अलग पहचान, अलग अलग पहनावा, अलग अलग खान पान है, सबका अलग अलग चीज़ है। इन सभी को अपनी बात करने का अधिकार है। इसलिए एक धर्म से जुड़े सभी लोगों को किसी भी गैर धार्मिक संदर्भ में एक करके देखना, उस समुदाय की विभिन्न आवाज़ों को दबाना है। सांप्रदायिकता राजनीति में अनेक रूप धारण कर सकती है। पहला क्या रूप धारण कर सकते हैं उसको देखते हैं। सांप्रदायिकता की सबसे आम अभिव्यक्ति दैनिक जीवन में ही दिखती है। इसमें धार्मिक पूर्वाग्रह, धार्मिक समुदाय के बारे में बनाई धारणाएं, एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानने की मान्यताएं शामिल हैं। ये चीज़ें इतनी आम हैं कि अक्सर हम उस पर ध्यान तक नहीं देते, जबकि ये हमारे अंदर ही बैठे हुए। हम लोग जो है तो देखा जाए तो समाज में क्या होता है, जिसका भी धर्म है वो अपने धर्म को क्या माना जाता है कि मेरा धर्म जो है कि सबसे श्रेष्ठ है, सबसे बड़ा है, सबसे अच्छा है, और दूसरा भी यही कर रहा है कि मेरा धर्म सबसे अच्छा है। दोनों जो आपस में जो डिस्कस करके लड़ा लेता है, बढ़िया से लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तो क्या करना चाहिए, एक दूसरे के धर्म को क्या करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। सांप्रदायिकता की सोच अक्सर अपने धार्मिक समुदाय की राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने के फिराक में रहती है। जो लोग बहुसंख्यक समुदाय के होते हैं उनकी ये कोशिश बहुसंख्यक रूप से ले लेती है। जो अल्पसंख्यक समुदाय के उनको यह विश्वास अलग राजनीति की इकाई बनाने की इच्छा के रूप में लेती है।
सांप्रदायिकता आधार पर राजनीति गोलबंदी सांप्रदायिकता का दूसरा रूप है। इसमें धर्म का पवित्र प्रत्यय, धर्म गुरुओं, भावनात्मक अपील और अपने ही लोगों के मन में डर बैठाने जैसे तरीकों का उपयोग होता है। चुनावी राजनीति में एक धर्म के मतदाताओं की भावनाओं का हितों की बात उठाने जैसे अक्सर अपनाए जाते हैं। मतलब चुनाव जीतने के लिए क्या किया जाता है कि लोग जो है कि जहाँ पर गया नेता गया तो बोल दिया, उसका धर्म का पूरा तारीफ कर दिया, दूसरे धर्म का बुराई कर दिया और उससे उसको लगता है कि वोट मिल जाएगा। और वो जो है कि जो भाषण सुनने वाला लोग है वो भी नेता के बात में कभी कभी आ जाता है, फिर जो वोट देता है, फिर जो है आपस में लड़ता है, फिर जो है कि लड़ाई झगड़ा। कई बार सांप्रदायिकता सबसे दंगा के रूप लेकर सांप्रदायिक आधार पर हिंसा होता है। इसमें जो है कई बार जो है कि क्या होता है, दो धर्म के लोग या दो से अधिक दो या कितना लोग जो है कि लड़ जाता है धर्म के नाम पर। दंगा और नरसंहार करती है। विभाजन के समय भारत और पाकिस्तान के भयानक सांप्रदायिक दंगे हुए थे। भारत जब आज़ाद हुआ था उस समय जो है कि धर्म के नाम पर एक देश बना जिसका नाम था पाकिस्तान, और उस समय जो है कि बहुत बड़ा दंगा हुआ था जो लाखों लोग का जो है कि मृत्यु हुआ था उस समय। आज़ादी के बाद भी बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा हुए थे और बहुत सारा हिंसा हुआ था। धार्मिक शासन संप्रदाय हमारे देश में लोकतंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती रही। हमारे संविधान निर्माता चुनौती के प्रति सचेत थे, इसी कारण इसमें धर्मनिरपेक्ष शासन मॉडल चुना। इसी आधार पर संविधान में अनेक प्रावधान किए गए। इनके बारे में हम पिछले साल पढ़ चुके हैं। पिछले साल जो है 9 क्लास में जो है कि पढ़ा हुआ है। हमारा संविधान जो है उसमें जो है कहा जाता है कि जो किसको भी जो धर्म अपनाना है अपना सकता है, जो धर्म मानना है मान सकता है, जो पद्धति का इस्तेमाल करना है कर सकता है, किसी से कोई लेना देना नहीं है ना। कोई धर्म जो है राष्ट्र जो है कि उसको मान्यता नहीं देती है। भारतीय राज्य में किसी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में अंगीकार नहीं करता, मतलब किसी धर्म को जो है कि भारत देश अपनाता नहीं। श्रीलंका में बौद्ध धर्म, पाकिस्तान में इस्लाम और इंग्लैंड में ईसाई धर्म की दर्जा है। जैसे श्रीलंका में चल जाए तो वहाँ पर बौद्ध धर्म को जो राष्ट्रीय धर्म माना जाता है। पाकिस्तान चल जाए तो वहाँ पर इस्लाम मतलब मुस्लिम धर्म जो है वहाँ पर जो उसका जो राष्ट्रीय धर्म है। और इंग्लैंड चल जाए तो वहाँ पर ईसाई धर्म जो है कि वहाँ पर उसका जो धर्म है, इंग्लैंड का ईसाई धर्म जो है कि वहाँ पर राष्ट्रीय धर्म है। उनके विपरीत भारत के संविधान किसी भी धर्म के विशेष दर्जा नहीं है। भारत में जो है किसी भी धर्म को जो मान्यता नहीं देते। जिसको भी जो धर्म अपनाना है, जिसको भी जो धर्म मानना है, जिसको जो पद्धति अपनाना है वो कर सकता है। ये संविधान जो है कि भारत का संविधान देता है। लेकिन यदि पाकिस्तान का धर्म देखा जाए तो वहाँ पर इस्लाम माना जाता है। यदि वो अपने देश का धर्म, उसका जो है राष्ट्रीय धर्म क्या है, इस्लाम है। श्रीलंका का देखा जाए तो उसका धर्म क्या है, बौद्ध धर्म है। और इंग्लैंड का धर्म देखा जाए तो राष्ट्रीय धर्म क्या है, ईसाई धर्म है। संविधान सभी नागरिकों के समुदाय को किसी भी धर्म का पालन करने, प्रचार करने की आज़ादी देता है। और सबको जो है भारत देश जो है कि भारतीय संविधान है, सबको अपना धर्म का प्रचार करने का पूरा अधिकार देता है। जितना प्रचार करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है। संविधान धर्म के आधार पर किए जाने वाले किसी भी धर्म से भेदभाव असंवैधानिक, मतलब कोई यदि किसी का धर्म से भेदभाव करता है तो उसे जो है क्या माना जाता है, असंवैधानिक, मतलब वो गलत है। इसके साथ ही संविधान धार्मिक समुदायों की समानता सुनिश्चित करने के लिए शासन को धार्मिक मामलों में दखल देने का अधिकार देता है, जैसे कि छुआछूत की इजाजत नहीं है। मतलब कि जो है यहाँ पर यदि देखा जाए तो भारत में जो है कि छुआछूत का, या भारतीय संविधान बोलता है कि कोई भी जो छुआछूत नहीं करेगा। कोई छुआछूत का जो है कि यदि करता है क्या छुआछूत वाला बात, तो जो है कि उसके लिए कानूनी अपराध है, उसको जो क्या होगा, सजा होगा। इस हिसाब से देखें तो धर्मनिष्ठा कुछ पार्टियों के व्यक्तियों की विचारधारा भर नहीं है। यह विचार हमारे संविधान की बुनियादी सांप्रदायिकता भारत में कुछ लोगों के लिए खतरा नहीं है, या भारत की बुनियादी अवधारणा का एक चुनौती है, एक खतरा है। हमारी तरह धर्मनिरपेक्ष संविधान जरूरी चीज़ है, पर अकेले इसी भूते सांप्रदायिकता का मुकाबला नहीं किया जा सकता है। हमें अपने दैनिक जीवन में सांप्रदायिकता पूर्वाग्रह दुष्प्रचारों का मुकाबला करना होगा तथा धर्म आधारित गोलाबंदी मुकाबला राजनीतिक दायरे में करने की जरूरत है। मतलब कि यदि कोई किसी प्रकार से जो है कि धार्मिक कार्य कर रहा है, मतलब कि धर्म में अंधविश्वास फैलाने का काम कर रहा है, या फिर किसी गलत काम को कर रहा है, या छुआछूत को बढ़ावा दे रहा है, तो ये सारी बातें जो है क्या है, ये गलत है। इसमें हम लोग को जागरूक होना चाहिए। जाति और राजनीति, हमने राजनीति में सामाजिक विभाजन की दो अभिव्यक्ति देखी है। इसमें एक मोटे तौर पर सकारात्मक लाभदायक तो दूसरी नकारात्मक नुकसानदेह। आइए अब अंतिम प्रमुख विभाजन यानी जाति और राजनीति की चर्चा करें। इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्ष हैं। मतलब अब हम लोग जाति के बारे में पढ़ेंगे, और यहाँ पर जो जाति के बारे में यदि पढ़ेंगे तो ये जाति सिर्फ किस में आ जाएगा, हमने कल भी कहा था, इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है कि हिंदू धर्म की जाति के बारे में ही बात करेगा। एनसीईआरटी और किसी की जाति के बारे बात नहीं करेगा, जबकि जो अलग धर्म में भी जो है कि जाति होता है, लेकिन अभी पढ़ने से पता चल जाएगा कि किसकी बात किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ हिंदू जाति के बारे में। देखते हैं आगे। लिंग और धर्म पर आधारित विभाजन तो दुनिया भर में है, जाति आधारित विभाजन सिर्फ भारतीय समाज में ही देखने मिलते हैं। देख लिए
यहाँ पर जो है कि सीधे और सीधे जो है कि बोला गया जाति आधारित समाज जो है वो कहाँ देखा जाता है, सिर्फ और सिर्फ जो है कि भारत में देखा जाता है। पहला ही जो है अब हिंदू धर्म में आएगा धीरे धीरे। सभी समाजों में कुछ सामाजिक असमानता एक ना एक तरह श्रम का विभाजन मौजूद होता है। अधिकतर समाजों में पैसा परिवार की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, लेकिन जाति व्यवस्था इसका एक अतिवादी और अस्थायी रूप है। अन्य समाजों में देखिए अभी मजा आ जाएगा। अन्य समाजों में मौजूद असमानता में यह एक खास अर्थ से भिन्न है। इसमें पैसा, वंशानुगत विभाजन, रीति रिवाजों की मान्यता, एक जाति समूह से एक दूसरे से मिलते जुलते पैसों के होते हैं। मतलब क्या, पैसा मतलब काम करने का तरीका, पैसा मतलब रुपया नहीं है, पैसों का मतलब क्या है, काम जो करता है उसको पैसा कहा जाता है। साथ ही उन्हें एक अलग सामाजिक समुदाय के रूप में भी देखा जाता है। उसमें अपनी ही बेटी रोटी अर्थात शादी खान पान का सम्मत होता है। मतलब क्या है कि जो जिस जाति का उसी जाति में जो शादी ब्याह से लेकर खाना पीना जो सब कुछ होता है। लेकिन हम लोग देखते हैं, हम लोग घर में रहते हैं, हम लोग का जितना भी जाति वाति सब देखता है, सबको एक दूसरे के साथ बैठ के साथ में खाना खा लेता है। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि नहीं, छुआछूत है। अन्य जाति समूह में उसके बच्चों का ना तो शादी हो सकती है, ना महत्वपूर्ण पारिवारिक और सामुदायिक आयोजनों में उसकी पात में बैठकर दूसरी जाति के लोग भोजन कर सकते हैं। यहाँ पर पात मतलब क्या, साथ बैठकर जो है कि दूसरे जाति के लोग जो है खाना नहीं खा सकता है। किताब के अनुसार ये देखा जाए तो जो है कोई भी इंसान जो है जिस जाति का है उसी जाति के साथ वो बैठ कर खाना खाएगा, दूसरे जाति के साथ जो है खाना नहीं खाएगा। तो ये बात जो है देखा जाए रियलिटी में तो क्या ऐसा है का? स्कूल में जो है बच्चा कौन सा जाति का है, कोई पूछता है कि तुम कौन सा जाति का है ना। अब जो है कि शादी ब्याह होता है तो कोई पूछता है कि तुम कौन सा जाति का है। और खाने के लिए कोई जाता है तो वहाँ पर क्या वो पूछता है कि तुम इस जाति का, हम तुम्हारे साथ नहीं बैठेंगे। अब जो सब लोग जो एक साथ खाने खाकर बैठता है। वर्ण व्यवस्था अन्य जाति समूह से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा आधारित है। इसमें अतेज जातियों के छुआछूत के व्यवहार किया जाता है। इस पर चर्चा क्लास 9 में हो गई, 9वीं कक्षा में की गई थी। यही कारण है कि ज्योतिबाई फुले, महात्मा गांधी, डॉक्टर अम्बेडकर, पेरियार, रामास्वामी अय्यर जैसे राजनेताओं ने, समाज सुधारकों ने जातिगत भेदभाव का मुक्त समाज व्यवस्था बनाने की बात और उनके लिए काम किया। इन महापुरुषों का प्रयास और सामाजिक आर्थिक बदलावों के चलते आधुनिक भारत में जाति की संरचना की जाति व्यवस्था पर भारी बदलाव आया। आर्थिक विकास, शहरीकरण, साक्षरता और शिक्षा का विकास, पैसा चुनने मतलब काम चुनने की आज़ादी, हर गाँव में जमींदारी व्यवस्था, कमजोर पड़ने वाले जाति व्यवस्था, पुराने वर्ण व्यवस्था, टिकी मानसिकता बदलाव आ रही है। शहरी इलाकों में अब ज़्यादातर इस बात पर कोई हिसाब नहीं रखा जाता है। ट्रेन, बस, आपके साथ कौन बैठा है या रिश्तेदार में आपकी मेज में बैठकर कौन खा रहा है, आदमी की जाति क्या है, संविधान में किसी भी तरह के जाति का भेदभाव किया गया। देखिए यहाँ पर लिखा है, हाँ, निषेध किया गया। संविधान में जो है किसी भी जाति भेदभाव का क्या किया गया है, निषेध किया गया। आज जो है कि हम लोग ट्रेन में बैठते हैं, होटल में बैठते हैं, साथ में बैठते हैं, कभी को पूछता है कि तुम कौन सा जाति का है, तुम्हारे साथ नहीं बैठेंगे, नहीं खाएंगे, नहीं घूमेंगे। होटल में जाने के बाद कोई पूछता है कि तुम कौन सा जाति का है, खाना बनाने वाला कौन सा जाति का है। तो ये सब चीज़ जो है कि धीरे धीरे समाप्त हो चुका है ना। कोई भी जो है कि अब जाति पूछने वाला काम नहीं करता, और पहले भी कोई नहीं पूछता था कौन जाति का है। संविधान के जाति व्यवस्था में पैदा हुए अन्याय को समाप्त करने वाली नीतियों के आधार तय किया गया। अगर 100 साल पहले का कोई व्यक्ति एक बार फिर भारत लौटकर आए तो यहाँ बदलावों को देखकर हैरान हो जाएगा। मतलब जो 100 साल पहले जो कोई आदमी था, अभी जो है क्या आएगा तो उसको क्या है, वो जो है क्या हो जाएगा, हैरान हो जाएगा देख के। बहरहाल समकालीन भारत में जाति प्रथा विवाद नहीं हुई। जाति व्यवस्था के कुछ पुराने पहलू अभी भी बरकरार है। अभी भी ज़्यादातर लोग अपनी जाति कबीले में ही शादी करते हैं। स्पष्ट संवैधानिक प्रावधान के बावजूद छुआछूत की प्रथा भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। जाति व्यवस्था के अंतर्गत शादियों में कुछ समूह का लाभ स्थिति में कुछ समूह को दबाकर रखा गया है, जिसका प्रभाव सदियों बाद आज तक नजर आता है। जिन जातियों के पहले से ही पढ़ाई लिखाई का चलन मौजूद था और जिनका शिक्षा पर पकड़ थी, आधुनिक शिक्षा की व्यवस्था भी उन्हीं का बोलबाला है। जिन जातियों ने पहले शिक्षा वंचित रखा जाता था, उनके सदस्य अभी भी स्वाभाविक तौर पर पिछड़े हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है इनडायरेक्टली जाति के बारे में, और ये भी बताया जा रहा है कि कौन किसकी जाति के बारे में एकदम सीधा और साफ भारत की जाति के बात किया गया है। तो भारत की जाति की बात किया गया है तो मतलब एक प्रकार से जो है सनातन और हिंदू धर्म का जो है के लिए जोड़ा गया है। और उसमें जो अगड़ी जाति, पिछड़ी जाति, किसका शादी किसके साथ हो रहा है, ये सारी बात किया गया है। ये सारी बात जो है कि ये बोला
ये किताबों में लिखा हुआ है। लेकिन यदि मान लीजिए कि इसमें जो है कि भले जो है कि सनातन हिंदू धर्म में मान लेते हैं, कुछ क्षण के लिए मान लेते हैं कि यदि गलत है, तो जिस जाति में जो दूसरे धर्म के लोगों की जो जातियां हैं और उसमें यदि इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है, तो उसको भी यहाँ लिखना चाहिए था कि उस धर्म के लोगों के पास ऐसी ऐसी जातियां हैं, उसके बाद भी जो है कि इस तरह की स्थितियाँ उत्पन्न नहीं होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग किसी को समझाते हैं तो कैसे समझाते हैं? एग्जाम्पल दे के समझाते हैं कि इसमें यदि बुराई है तो अच्छाई किस में है, अच्छाई किस में है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ बात किया जाएगा भारतीय 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 सनातन धर्म के लोगों को, और यहाँ पर ये बताया जाएगा सारे चीज़ों को जो है ये चीज़ बताने का कोशिश करता है ना। मतलब हम लोग को जो है कि नीचा दिखाने का प्रयास करता है। दूसरा बात यहाँ पर बोला गया पढ़ने से वंचित, पढ़ने से वंचित रखा गया। तो पढ़ने से वंचित कौन रखा गया? भारत तो पहले इस 1000 साल से गुलाम था। पहले मुगलों का गुलाम था, उसके बाद अंग्रेजों का गुलाम था। तो गुलाम को कैसे भी जो है कि जो नौकर होता है उसको कौन पढ़ाता? भारत चंद्रशेखर आजाद हो, क्या वो गुलाम नहीं था? हाँ ना, सब तो गुलाम ही था। सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे जो भी हो, सब गुलाम था। तो गुलाम है तो मतलब क्या, जिसके पास पैसा है और जिसके पास पैसा नहीं है या जो भी है, वो जो है कि गुलाम है तो किसके अधीन है? यदि मान लो बड़ी जातियां थे तो भगत सिंह का तो फांसी होता ही नहीं कि बड़ी जाति का था। चंद्रशेखर आजाद को भी तो फांसी नहीं हो, क्या कहते, गोली मारा ही नहीं जाता, वो मरता ही नहीं, बड़ी जाति का। तो यहाँ पर जो है कि जो स्थितियाँ तो जो है कि सालों साल से यहाँ पर गुलाम है ना। 1000 साल लगभग जो है भारत जो है गुलाम रहा है। और 1000 साल में जो है कि जब बड़ी जातियों के पास जो है कि किस तरह संघर्ष करके कुछ लोग पढ़ा है, और उसको हम बोलते हैं जो पढ़ा सो वही उसका बोलबाला है। वो कैसे पढ़ा इसके बारे में कभी चर्चा नहीं किया जाता कि 1000 साल तक आदमी जो गुलाम है और वो पढ़ ले रहा है, तो कैसे पढ़ ले रहा है, इसके बारे में कभी चर्चा नहीं होगा। बस वो इसको दबाया, जो खुदे जो है कि गुलाम है वो दूसरे को कैसे गुलाम बनाएगा? जो खुद गुलाम है वो दूसरे को गुलाम कहाँ से बनाएगा? यहाँ पर तो यही अंग्रेजों का 250 साल लगभग जो है कि यहाँ पर गुलाम बनाया। 250 साल जब गुलाम बनाया तो हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे। अब बोलेगा नहीं, जो बड़ी जातियाँ थी उन लोग जो है कि अपना पढ़ रहा था, तो पढ़ रहा था तो कितना मेहनत से पढ़ा होगा, किस तरह से पढ़ा होगा, गुलामी में भी पढ़ा, ये सबसे बड़ी बात है। और यहाँ पर बताया जाएगा क्या चाहिए कि वो जो पढ़ा तो वो जो है कि उसका बोलबाला, जो पढ़ेगा उससे बोलबाला है। लेकिन कितना गुलामी में जो पढ़ रहा है, कितना कष्ट से पढ़ रहा है, इसके बारे में आज तक कभी कोई चर्चा नहीं करता है। जो नहीं पढ़ा उसको क्या है कि उसको पढ़ने नहीं दिया। कौन ने पढ़ने दिया? तो बड़ी जातियों के लोग जो है उसको पढ़ने नहीं दिया। मतलब जो खुदे जो है उसको पढ़ने का नहीं देगा। जब अंग्रेज का शासन था, जब मुगल का शासन था, जब 1947 में जब भारत आज़ाद हो गया, उस समय जो है कि छुआछूत हट गया, संविधान बन गया। तो उस समय जो है कि यदि कोई स्थिति बना हुआ था तो उसका तो राजा का गलती था। उस समय का जो राजा था उन लोगों का गलती था। उस समय का जो शासन जो जिसके हाथ में था, अंग्रेजों का शासन, उसका गलती था। लेकिन इसकी बातें नहीं किया जाएगा। एक गुलाम आदमी किस तरह से उस समय किस तरह मेहनत करके पढ़ गया है, इसके बारे में चर्चा नहीं करेगा। जिसको पढ़ नहीं पाया उसके बारे में बताया जाएगा कि जो है अंग्रेजों ने नहीं कुछ किया, मुगलों ने कुछ नहीं किया, किसने किया? जो पढ़ा है उसने किया। तो उसने कहाँ से करेगा? उसके पास वो खुदे गुलाम था, किस कष्ट से पढ़ा है इसकी चर्चा नहीं होती है। कहाँ से पैसा आया, कैसे आया, किस तरह से, उस सारी बातों को जो है हटा दिया गया है। हाँ ना, सीधे जो है कि जो वंचित लोग हैं, जिसको पढ़ने का अधिकार नहीं मिला, जो पढ़ नहीं पाया, उसका जो है कौन छीना है? छीनने का जो है काम कौन किया? बड़ी जातियों ने किया। तो बड़ी जातियों ने कैसे किया? जब वो खुदे जो है गुलाम है, खुद जब गुलाम है तो उस बड़ी जातियों ने कैसे किया? जब हजारों लोगों को जो है कि सिर्फ उसका जनाओं के कारण से और जो है कि काट दिया जाता था, गला काट दिया जाता था, तो फिर जिसका खुद गला कट जा रहा है वो कितना कष्ट से पड़ रहा है? तो यहाँ ये सब बात नहीं लिखेगा। अभी भी स्वाभाविक तौर पर पिछड़े हुए हैं। यही कारण है कि सारी मध्य वर्ग के अगड़ी जाति, देखो अगड़ी जाति के लोगों का अनुपात असामान्य रूप से काफ़ी ज़्यादा है। जाति और आर्थिक हैसियत के काफ़ी निकट का संबंध है। जातिगत असमानताएं शीर्षक बॉक्स में देख सकते हैं, बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर जो है कि पढ़ते रहो जाति के बारे में और सोचते रहो। मतलब हम लोग जो है कि लड़ते रहो जाति जाति करके, और बाकी सब लोग को जो है कि अब यहाँ ये मान लो इस जाति में इतना ही बुराई है, तो जिस धर्म के जाति में अच्छाई है उसके बारे में बताओ कि क्या अच्छाई है, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। एक इंसान यदि गलत है उसके पास एग्जाम्पल रखा जाएगा ना कि अच्छा क्या है, अच्छा क्या हो सकता है।
तो अच्छा क्या हो सकता है, तो किसी का एग्जाम्पल लाओ, कम से कम एग्जाम्पल के तौर पर दे दो कि उसकी जाति में देखो इतना अच्छा अच्छा चीज़ है और हमारी जाति में इतना इतना जो है कि इसमें जो दिक्कत है, इस चीज़ को भी दिखाना चाहिए था, लेकिन ये चीज़ नहीं दिखाएगा। क्या कि हमको जो है कि नीचा दिखाना है, हम लोग को जो है कि ये फील कराना है कि जो गलती किया वो किसने किया, बड़े जातियों ने किया, और जो जिसको कष्ट देने वाले जो छोटे जाति को जो कष्ट हुआ, बड़े और छोटे जाति यही खुद लिख कर रहा है, अगड़ी जाति पिछड़ी जाति, और फिर बोलेगा तुम जो जाति में बांट रहा है, आदमी को जाति में बोल रहा है। राजनीति में जाति संप्रदाय की तरह जातिवाद भी इस मान्यता पर आधारित है। किसी जाति का सामाजिक समुदाय का गठन एकमात्र आधार है। इस चिंतन पद्धति के अनुसार एक जाति के लोग एक स्वाभाविक सामाजिक समुदाय का निर्माण करते हैं और उनके हित एक जैसे होते हैं तथा दूसरे जाति के लोगों के लिए उनके हितों का कोई मेल नहीं होता, जैसा कि हमने सांप्रदायिकता के मामले में देखा है। यह मान्यता हमारे अनुभव से पुष्ट नहीं होती। हमारे अनुभव बताते हैं कि जाति हमारे जीवन का एक पहलू जरूर है, लेकिन यही एकमात्र या सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। राजनीति में जाति का रूप ले लेता है। जब पार्टियों के चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम तय की जाती है तो चुनाव के क्षेत्र में मतदाताओं की जातियों के हिसाब से ध्यान रखती है ताकि उन्हें चुनाव जीतने के लिए जरूरी वोट मिल जाए। जब सरकार का गठन किया जाता है तो राजनीतिक दल भी इस बात का ध्यान रखते हैं कि उनमें विभिन्न जातियों के कबीलों के लोगों को उचित जगह दिया जाए। मतलब चुनाव लड़ने के समय नेता लोग क्या करते हैं कि माने कि कहाँ पर कौन किस जाति का पाया जाता है, उस जाति का जो है कि आदमी खड़ा किया जाए, ऐसा जो है कहा जाता है। राजनीतिक पार्टी और उम्मीदवार का समर्थन हासिल करने के लिए जातिगत भावनाओं को उकसाते हैं। कुछ दलों को कुछ जातियों से मददगार और प्रतिनिधित्व के रूप में देखा जाता है। स्वाभाविक वैक्स मताधिकार, जो वैक्स मताधिकार मतलब होता है जिसका 18 साल हो गया जो वोट देता है उसको कहा जाता है वैक्स मताधिकार। क्या कहा जाता है? सार्वभौमिक वैक्स मताधिकार, जिसका एज जो 18 साल हो चुका है और जो वोट देने के लिए जो है कि काबिल है, 18 साल हो गया और वोट दे सकता है, वो जो है सार्वभौमिक वैक्स मताधिकार कहा जाता है। और एक व्यक्ति एक वोट का व्यवस्था राजनीतिक दलों के विवश किया है कि वे राजनीति का समर्थन पाने के लिए लोगों को गोलबंद करने के लिए सक्रिय हों। एक आदमी कितना वोट कर सकता है? एक। तो नेताओं को क्या करना पड़ता है कि जो है कि सारे लोग से कांटेक्ट करना पड़ता है, सारे लोग को जो है कि बहलाना फुसलाना जो भी है, वो सारे स्थिति को जो है हथकंडा जो है अपनाता है। इससे उन जातियों के लोग को भी नई चेतना पैदा हुई जिन्हें अभी तक छोटा और नीचा माना जाता था। हाँ, यहाँ पर छोटा और नीचा जो किताब भी जो है कि माना जाता था बोल के ये चीज़ बताना चाह रहा है कि छोटा और नीचा जाति जो है होता है ना। तो छोटा और नीचा कोई नहीं है, ये बात भी याद रखिए। जाति में जो है कि भारत जो है कि कभी नहीं बटा था। वैदिक काल के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पर जो है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर एक और जो है कि हम लोग को जो है एक बॉक्स में है ना प्लस का निशान देख के जो है कि है ना बात किया गया है, तो वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसी कारण आगे बढ़ते हैं। राजनीति में जाति पर जोर देने के कारण कई बार यह धारणा बन सकती है कि चुनाव में जातियों का खेल है, कुछ और नहीं। यह बात सच नहीं है कि जरा इन चीज़ों पर गौर कीजिए। अब गौर करने के लिए बोला गया है। देश के किसी भी एक संसदीय चुनाव के क्षेत्र में किसी एक जाति के लोगों का बहुमत नहीं है। कोई भी जगह में जो है एक ही जाति का लोग नहीं होता है। कहीं पर जो देखा जाए तो विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, है ना, और सब एक दूसरे को लेके चलते हैं। एक जाति के लोगों का बहुमत नहीं है, इसलिए हर पार्टियों पर उम्मीदवारों को चुनाव जीतने के लिए एक जाति और एक समुदाय के ज़्यादा लोगों का भरोसा हासिल करना पड़ता है। कोई भी पार्टी किसी भी एक जाति या समुदाय के सभी लोगों का वोट हासिल नहीं कर सकती। कोई भी पार्टी जो है किसी एक जाति का सारा वोट हासिल नहीं कर पाती है। जब लोग किसी जाति विशेष को किसी एक पार्टी का वोट बैंक कहते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि उस जाति के ज़्यादातर लोग उस पार्टी को वोट देते हैं। जिस जाति के लोग, जिस धर्म के लोग किसी एक खास विशेष पार्टी में जो वोट देते हैं तो उसको कहा जाता है वोट बैंक, है ना। अगर किसी चुनाव के क्षेत्र में एक जाति के लोगों का प्रभुत्व माना जा रहा है तो अनेक पार्टियों का उसी जाति का उम्मीदवार खड़ा करने का कोई रोक नहीं सकता। ऐसे कुछ मतदाताओं के सामने उनकी जाति एक से ज़्यादा उम्मीदवार होते हैं तो किसी किसी जाति के मतदाताओं के सामने उसी जाति का एक उम्मीदवार नहीं होता है। हमारे देश में सत्तारूढ़ दल वर्तमान सांसदों के विधायकों अक्सर हार का सामना करना पड़ता। अगर जातियों और समुदायों की राजनीति पसंद एक ही होती है तो संभव नहीं हो पाता है। स्पष्ट है कि चुनाव में जाति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, किंतु दूसरे कारक भी इतने ही असरदार होते हैं। मतदाता अपनी जातियों के लिए जितना चुनाव कर रखते हैं
अक्सर उससे ज़्यादा गहरा जुड़ाव राजनीतिक दलों के रखते हैं। एक जाति या समुदाय के भीतर अमीर और गरीब लोगों के हित अलग अलग होते हैं। एक ही समुदाय के अमीर और गरीब लोग अक्सर अलग अलग पार्टियों को वोट देते हैं। सरकार के कामकाज के बारे में की राय और नेताओं की लोकप्रियता के चुनाव के अक्सर निर्णायक असर होता है। जाति के अंदर राजनीति, जाति के अंदर राजनीति मतलब लो जाति के बारे में सुनते रहो, पढ़ते रहो। अभी तक हमने इसी चीज़ की गौर किया है कि राजनीति में जाति की भूमिका होती है, पर इसका मतलब नहीं है कि जाति और राजनीति के बीच में एक तरफा संबंध होता है। राजनीति में जातियों के राजनीतिक अखाड़े लाकर जाति व्यवस्था और जाति पहचान को प्रभावित करती है। इस तरह राजनीति के जातिग्रस्त नहीं हो जाती है। देखिए यहाँ पर जो देखा जाए तो भारत में जो विभिन्न प्रकार की जातियाँ हैं, है ना, बहुत जाति है ना। और ये चीज़ जो है किताब बताना चाहता है, और उसमें जो है उसको जो है 4 कैटेगरी में जाति बांट दिया है। बोलता है कि जो इंसान जो पैदा होता है वो सबका जहाँ कान मुँह सबका यदि बराबर है तो इंसान सब इक्वल है, बराबर है। ये जो है कि हम लोगों को किताबें सिखाता है। और दूसरा बात जो है कि सरकार ही जो है कि 4 कैटेगरी में बांट के रखा है, जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी। बांटने का काम किसने किया? जाति में। अभी जो है कि किसी को यदि आरक्षण चाहिए तो उसको जातीय, आवासीय, आय, इनकम सब बनाना पड़ता है। प्रमाण पत्र बनता है जिसमें मोहर मानता है, हाँ जातीय बन गया, आवासीय बन गया, कास्ट सर्टिफिकेट बन गया। तो ये चीज़ करने का काम है। यदि भारत से यदि जितना ही यदि दिक्कत था तो सबसे पहले जाति को ही समाप्त कर दिया जाता, ख़त्म कर दिया जाता। लेकिन क्या है कि जो है वोट बैंक के कारण से लोग जो चुनाव के लिए जो है कि मतलब कि जो है ये सब राजनीति के लिए सब चीज़ को रहने दिया, सबको अधिकार इक्वल देता। जो गरीब है उसको आरक्षण दो, और जाति जो पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाता था। कोई भेदभाव भी नहीं रहता, भेदभाव को पूरा तरह से हटा दिया जाता। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया है, बस बताया कुछ जगह कि जाति नहीं करना चाहिए, सब इक्वल है। और जब जो है कि जब नौकरी के लिए जाओ तो वहाँ पर फिर जब देखो वहाँ पर तुम क्या है, जनरल है, और तुम क्या है, ओबीसी है, तुम क्या है, एसटी है, तुम क्या है, एससी है। उसके अनुसार से स्कॉलरशिप भी मिलेगा, उसके अनुसार से नौकरी मिलेगा, उसके अनुसार से सब कुछ होगा। तो ये काम कौन कर रहा है? सरकार ही कर रही है। तो सरकार को जो है कि ये काम जो है कि कब ख़त्म करेगी, किस तरह से करेगी, वो चीज़ सरकार जाने, है ना। और जो आदमी गरीब है उसको आगे बढ़ाने के लिए काम जो है सरकार को करना चाहिए। और गरीब जो है कि एक ही जाति के लोग नहीं होते हैं, हर जाति में गरीब मिल जाते हैं। क्योंकि एक जाति अपने दम पर सत्ता पर कब्जा नहीं कर सकता, इसलिए ज़्यादा राजनीतिक ताकत पाने में दूसरी जातियों, हाँ फिर से प्लस का निशान में आ गया, राजनीतिक ताकत पाने के लिए दूसरी जातियों के समुदायों तथा साथ लेने की कोशिश करती है, और इस तरह उनके बीच संवाद का तोल मोल होता है। राजनीति के नई किस्म के जातिगत गोलबंदी हो जाती है, जैसे अगड़ा जाति और पिछड़ा जाति। इस प्रकार से जाति राजनीति में कई तरह की भूमिका निभाती है, और एक तरह से यही चीज़ें दुनिया भर में राजनीति चलती रहती है। दुनिया भर की राजनीतिक पार्टियों को वोट पाने के लिए सामाजिक समूह के समुदाय गोलबंद करने का प्रयास करती है। कुछ खास स्थितियों में राजनीति विभिन्न असमानताओं के वंचित कमजोर समुदाय के लिए अपनी बातें को आगे बढ़ाने में, सत्ता में अपनी हिस्सेदारी मांगने की गुंजाइश भी पैदा करती है। इस अर्थ में जातिगत राजनीति दलित, पिछड़ी जातियों के लोगों के सत्ता पहुंचने, निर्णय प्रक्रिया में बड़े ढंग से प्रभावित करने के लिए अनेक पार्टियों के गैर राजनीतिक संगठन खास जातियों के खिलाफ भेदभाव करने, उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार करने, उसके जमीन जायदाद अक्सर उपलब्ध कराने लेकर आंदोलन करते हैं। पर इसके साथ ही यह भी सच है कि सिर्फ जाति पर जोर देना नुकसानदायक हो सकता है। जैसा कि धर्म के मसले में स्पष्ट होता है कि सिर्फ जातिगत पहचान पर आधारित राजनीतिक लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं होती है। इससे अक्सर गरीबी, विकास, भ्रष्टाचार जैसे ज़्यादा मुद्दे के लोग भी ध्यान भटकता है। कई बार जातिवाद तनाव, नष्ट, टकराव और हिंसा की बढ़ाव हो जाता है, और इसके साथ ही जो ख़त्म हो जाता है। मतलब यदि देखा जाए तो इस चैप्टर का जो है कि नाम था, क्या नाम था? जाति, धर्म और लैंगिक मसले। यहाँ पर जो हम लोग जाति के बारे में, धर्म के बारे में, लैंगिक मसले के बारे में जो है कि यहाँ पर लैंगिक मसले के बारे में मैंने जो है कल बताया था। लैंगिक मतलब जो है कि 2 लैंगिक होते हैं, मतलब एक जो है कि स्त्री और एक पुरुष। ये जो है किताब जो है जो छापा है उसके अनुसार 2 ही लिंग होते हैं। लेकिन यदि सही तरीके से देखा जाए तो एक जो है नपुंसक लिंग भी होते हैं, जो ना स्त्री ना पुरुष, मतलब जिसे ट्रांसजेंडर कहा जाता है वो भी तो है, उसकी भी तो समस्या है। तो उसके बारे में यहाँ पर बताना चाहिए था, लेकिन किताब ने उसके बारे में यहाँ पर जिक्र नहीं किया, उसकी समस्याओं के बारे में यहाँ पर बताया नहीं है, हाँ ना। यदि स्त्री को यदि तकलीफ हो रहा है, यदि पुरुष का क्या तकलीफ हो रहा है, स्त्री का तकलीफ क्या हो रहा है, ये आप यदि लिखे हैं तो ये भी आपको बताना चाहिए। जो ट्रांसजेंडर है उसको भी तो कोई तकलीफ है, उसको भी कोई समस्या है, तो उसको आपने जो है कि लाया ही नहीं। तो ये जो है कि
ये जो है कि चैप्टर हम लोग पढ़ें, और इस चैप्टर में जो है कि बहुत सारी बातें जो है अच्छी है, तो बहुत सारी बातें में सवाल उठाए जा सकते हैं। तो इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। ये चैप्टर पढ़ने में जितना अच्छा है ना, उतना ही जो है कि सवालदायक भी है, जो सवाल पूछने लायक है। चलिए, आप लोग को अब जो है कल अगला चैप्टर पढ़ाया जाएगा। आज जो है कि बहुत जल्दी चैप्टर समाप्त हो गया है।